हेलो माय डियर, वेलकम टू द एजुनिट में आपका स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस यूनिट 3 देखने वाले हैं, जिसका वन शॉट देखेंगे पूरा। और इससे पहले मैंने आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों के वन शॉट दे दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार पहले उनको भी देख लें, ठीक है। और ये जो आपका इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस सब्जेक्ट है, ये आपके पॉलिटेक्निक, सीएस और आईटी दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं या आईटी सिस्टम के हैं, ठीक है, तो आप दोनों इसको देख सकते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों ब्रांच में ही क्या है, ये है आपका स्किल में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यूनिट 3 में हम देखेंगे क्या, आर्किटेक्चर एंड मॉडल, जैसे इसका नाम है। तो पूरा चैप्टर देखने वाले भाई, पूरा पूरा इसमें कवर करेंगे आज वन शॉट में, यूनिट 3। चलिए तो देख लेते भाई। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक सभी को। तो टॉपिक्स का अगर देखें तो आर्किटेक्चर एंड मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। तो जो ई गवर्नेंस है उसके आर्किटेक्चर और मॉडल्स हम देखने वाले हैं इसमें। इससे पहले हम दो यूनिट जब देखे तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब आर्किटेक्चर और मॉडल्स पर बात करेंगे। जिसमें आपका टॉपिक है पहला, आर्किटेक्चर एंड मॉडल्स ई गवर्नेंस क्या होते हैं, इंक्लूडिंग जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे पीपी बोलते हैं, ठीक है, 3 पीपी कहते हैं इसको। नीड फॉर इनोवेशन, जो इनोवेशन के लिए जरूरत है। एंड चेंज मैनेजमेंट, क्या जरूरत है चेंज मैनेजमेंट की, ठीक है, मतलब इनोवेशन की क्या आवश्यकता है और चेंज मैनेजमेंट की क्या आवश्यकता है ई गवर्नेंस में, वो देखेंगे इसमें। उसके बाद क्या है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ठीक है, देखिए जिसे भी देखेंगे कौन कौन से ऐसे सक्सेस फैक्टर्स होते हैं जो क्रिटिकल मीन्स होता है, जो कि थोड़े से नाजुक होते हैं या थोड़े से कहते हैं रिस्की होते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें देखने वाले हैं। और मेजर इशू इंक्लूडिंग करप्शन, बिल्कुल करप्शन में कौन कौन से मेजर इश्यूज है, कौन से बड़े बड़े इश्यूज है जो कि करप्शन क्रिएट करते हैं। रेजिस्टेंस फॉर चेंज की सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, ठीक है, तो सारे सारे देखने वाले हैं इनका। और इसमें थोड़े से टॉपिक्स अगर देखा जाए तो थोड़े से ज्यादा टॉपिक्स हैं इसमें। हालांकि जो दो यूनिट मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें थोड़े से कम टॉपिक्स थे, इसमें थोड़े ज्यादा हैं, तो हो सकता है ये क्लास थोड़ी सा लंबी जाएगी, पिछली क्लासेस जो थी, ठीक है, उससे थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये। बट कोई नहीं, पूरा कवर करेंगे एक ही अपनी वीडियो में, ठीक है, ताकि आपको बार बार अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े एक ही चैप्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपना। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, आर्किटेक्चर एंड मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। तो क्या होते हैं आर्किटेक्चर, क्या होते हैं मॉडल्स, उसको एक बार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूँ आर्किटेक्चर क्या होता है, ई गवर्नेंस, आर्किटेक्चर ऑफ ई गवर्नेंस, तो क्या होता है भाई। तो अगर बात करें ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब द ओवरफ्लो फ्रेमवर्क, मतलब जो ओवरफ्लो फ्रेमवर्क डेट शो, जो शो करता है हाउ गवर्नमेंट सर्विसेज आर डिलीवर्ड आर डिलीवर इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग टेक्नोलॉजी, पीपल्स एंड प्रोसेसेस। मतलब हमारा जो सरकार का जो वर्क फ्लो होता है, सरकार का अगर कोई प्रोजेक्ट होता है, तो सरकार की जितनी भी सर्विसेज होती हैं, उन सर्विसेज को कैसे डिलीवर किया जाता है, ऑनलाइन फॉर्म में, कैसे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की बात की जा रही है यहाँ पर। और किसका यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके या पब्लिक यूज करके या फिर किसी प्रोसेस का यूज करके अपनी जो सरकार की जो सर्विसेज हैं उनको कैसे डिलीवर किया जाता है, कैसे ट्रांसफर किया जाता है, कैसे सारा सिस्टम काम करता है, उसका एक ओवरऑल ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है उसके वर्क फ्लो को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वैसे भी अगर इसके नाम से पता चल रहा है आर्किटेक्चर का क्या मतलब हो गया भाई, भाई जो भी हमारी सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करेगा, उसकी कार्य प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है, तो पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर्स होगा वही उसका क्या एक आर्किटेक्चर डिफाइन करता है। ठीक है, जो उसकी पूरी की पूरी वर्क फ्लो को क्या करता है, बताता है कि कैसे कैसे से काम करेगा। इतना क्लियर है आर्किटेक्चर, आप समझ गए। इसको एक बार हिंदी में देख लें भाई। ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर समग्र ढांचे का वर्णन करता है, मतलब पूरा का पूरा जो ढांचा उसका वर्णन करता है, जो दर्शाता है कि कैसे कैसे औद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी लोग और प्रक्रिया का उपयोग करके सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली रूप से प्रदान की जाती हैं। ठीक है ना, कि सरकार की जो सर्विसेज हैं, जितनी भी सर्विसेज है उन्हें इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब हो गया ऑनलाइन रूप से कैसे आप प्रोवाइड करेंगे, किसको, जनताओं के, ठीक है, मतलब नागरिकों के लिए। इतना क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आगे, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे डायग्राम देखें यहाँ पर, इसमें क्या भाई, इसमें आपका क्या पहले सिटीजन, क्या है सिटीजन है, मतलब यूजर है, बिजनेसमैन, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है यहाँ पर, फ्रंट एंड डेस्क, ठीक है, फ्रंट एंड होता है जिसमें आप वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप या सीएससी या ऑनलाइन इंटरफेस से आप कर सकते हो। मतलब देखिए, सरकार का अगर कोई ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट भी है
भाई तो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को आपको अगर एक्सेस करना है तो इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। और सरकार का जो भी, देखिए सरकार के ऐप भी होते हैं, वेब पोर्टल भी होते हैं, सीएससी केंद्र भी होते हैं, या ऑनलाइन इंटरफेस भी होते हैं, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आप उस सरकार के जो प्रोजेक्ट है उससे इंटरेक्ट करते हो, उससे कम्युनिकेट करते हो। ठीक है। तीसरा क्या है वर्कफ्लो में भाई, मिडिलवेयर। मिडिलवेयर मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी और इंटीग्रेशन। मतलब आपकी अगर देखिए, आप किसी भी पोर्टल पर अगर लॉगिन कर रहे हैं, तो अगर आपको अथॉरिटी है या नहीं है, भाई आप देखिए कोई कुछ चीज़ें पब्लिकली होती हैं, तो जब पब्लिक है तो भाई उसको तो कोई यूज़ कर सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों में क्या होता है, जैसे मान चलिए जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अच्छा जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अगर जो जिस पोर्टल में वो काम करते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका अपना एक पर्सनल क्या होता है, ईमेल आईडी होती है, पासपोर्ट होता है, उनका एक अथेंटिकेशन सिक्योरिटी मतलब सिग्नेचर होता है। तो वो क्या करते हैं, वो मिडिलवेयर में आ जाते हैं आपके। ठीक है, जहाँ पर आपकी देखिए, और देखिए अगर आप भी अगर लॉगिन करेंगे तो सरकार क्या करेगी, आपको जो बैकएंड में जो डेटा है, मतलब डेटा पे जाने से पहले क्या करेगी, आपको चेक करेगी, सिक्योरिटी चेक करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी कि आप रियल पर्सन हो या नहीं हो। ऐसा ना हो कोई इलीगल, या मान चलिए कोई हैकर हैक कर ले, या मान चलिए कोई ऐसा वायरस है जो उसको नुकसान पहुंचा दे, तो उसको रोकने के लिए मिडिलवेयर काम करता है, जो क्या होता है, ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन को चेक करता है। उसके बाद आपका अगर ये मिडिलवेयर मतलब आपको अगर परमिशन देता है, तो फिर आपको जो बैकएंड में जो होगा, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, डेटाबेस होगा, एप्लीकेशन होंगे, वो आपके डेटा को क्या करते हैं, पूरा स्टोरेज भी करते हैं, हैंडल भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर फिर लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, आपकी जो नेटवर्क लेयर आ जाती है, डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज आ जाती है, जहाँ पर आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है, आपकी जितनी भी नेटवर्क देगी, सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसका पूरा एक नेटवर्क होगा। भाई नेटवर्क कैसे फैला हुआ है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज क्या है, जैसे आपके डेटा आज देखते हो क्लाउड पर रहता है, जैसे हम कभी भी कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं उसको, कहीं पर भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये इसका क्या वर्क फ्लो है इसका। ठीक है, एक आर्किटेक्चर का, ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा हम कोई वैसा डिफिकल्ट डायग्राम नहीं ले रहे हैं, ठीक, सिंपल डायग्राम ले रहे हैं। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको बना सकते हो, सिंपल है ये। चलिए बात करते हैं आगे, अब कुछ की कंपोनेंट देख लेते हैं ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर के, कि की कंपोनेंट कौन कौन से हैं। की कंपोनेंट ऑफ ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर। तो इसमें सबसे पहला, जैसे मैंने आपको समझाया अभी, फ्रंट एंड आपका जिसमें सर्विस डिलीवरी लेयर होती है, इसको सर्विस डिलीवरी लेयर ही कहते हैं। फ्रंट एंड का मतलब होता है जो चीज़ आपके सामने है। ठीक है, कहते हैं ना, जैसे आपको मान चलिए ऐप यूज कर रहे हैं, तो ऐप का जितना भी इंटरफेस है आपके सामने है, जैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दिस इज द फ्रंट एंड, जो आपको दिखाई दे रहा है। मिडिल वेयर मतलब जो आपको दिखाई नहीं देगा, बट इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी चेक की जाएगी, इससे डेटाबेस के थ्रू। बिकॉज देखिए आपका कोई भी अगर लॉगिन पास कुछ भी होगा, तो उसका डेटा कहाँ रहेगा, उसके डेटाबेस पर रहेगा। तो उसमें मिडिल वेयर क्या करेगा, एक तरह से आपका पूरा मतलब कनेक्शन क्रिएट करेगा फ्रंट एंड। और देखिए फ्रंट एंड और बैक एंड का कनेक्शन बिल्ड होने से पहले एक मिडिल वेयर मतलब एक प्रोसेस क्रिएट होती है, बीच में प्रोसेस चलती है, जो आपकी सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन को चेक करती है। इसे हम इंटीग्रेशन लेयर भी कहते हैं। इंटीग्रेशन मतलब जो कनेक्ट करते हैं किसको, भाई फ्रंट एंड और बैक एंड को। अब बैक एंड में क्या होगा भाई, इसमें डिपार्टमेंट लेयर, इसको लेयर क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट लेयर कहते हैं, इसको इंटीग्रेशन लेयर कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सर्विस डिलीवरी लेयर। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। चौथा क्या अपना, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन करती है, पूरे नेटवर्क को डिफाइन करती है कि आपका नेटवर्क कैसे कहाँ से फैला हुआ है। चलिए अब बात करते हैं, तो ये की कंपोनेंट्स हो गए, अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आया तो भाई आपको थोड़ा सा लिखना भी होगा इनके बारे में। तो फ्रंट एंड की अगर बात करें, तो इंटरफेस बिटवीन सिटीजन और गवर्नमेंट, बिल्कुल सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जो इंटरफेस है, ठीक है, जो इंटरफेस का मतलब जो फ्रंट एंड है, वही क्या होता है, फ्रंट एंड कहते हैं उसको। जिसमें आपके वेब पोर्टल आ जाते हैं। वेब पोर्टल मतलब जैसे वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर जाते हैं, तो वेबसाइट क्या है, एक फ्रंट एंड है आपका, जहाँ पर जाके आप क्या कर रहे हो, सरकार के साथ कोई भी कम्युनिकेट कर रहे हो। या मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, आप ऐप खोलते हो, भाई एप्लीकेशन क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन फ्रंट एंड है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपनी कोई कमांड दे सकते हो, कोई भी फीडबैक ले सकते हो, या कोई रिस्पॉन्स दे सकते हो। ठीक है, कोई भी एक्शन कर सकते हो। तीसरा क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर पर सीएससी केंद्र भी होते हैं, जो कि आपको एक वेब पोर्टल, ठीक है, मतलब जो आपको फ्रंट एंड देते हैं। ठीक है, जिसमें हिंदी देख सकते हैं आप, नायर और सरकार के बीच में इंटरफेस शामिल है। ये वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें यहाँ पर, तो सिटीजन अप्लाई कर सकता है पासपोर्ट ऑनलाइन थ्रू द गवर्नमेंट वेबसाइट। तो जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो क्या भाई, वही आपकी क्या है, ये आपकी क्या बनेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट वेबसाइट क्या है, आपकी फ्रंट एंड का काम करेगी।
क्लियर। अब देखिए बात करते हैं मिडिलवेयर की। मिडिलवेयर क्या है भाई, इंटीग्रेशन लेयर। तो एक्ट एज ए ब्रिज, ये ब्रिज का काम करेगी बिटवीन किसी बीच में, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में। तो फ्रंट और बैक एंड को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए एक ब्रिज का काम करती है। तो ये क्या क्या हैंडल करती है, ये आपका डेटा एक्सचेंज हैंडल करेगी। अगर आपका फ्रंट एंड से बैक एंड में कोई भी डेटा अगर जा रहा है तो उसका एक्सचेंज कैसे होगा, आपस में कैसे कम्युनिकेट करोगा, ठीक, कैसे स्टोर होगा, कैसे डेटा इधर से उधर ट्रांसफर होगा, उसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। ऑथेंटिकेशन कंट्रोल करेगी, भाई हो सकता है बीच में कोई ऐसा ना हो फ्रंट एंड से कोई इलीगल पर्सन या मान चलिए कोई डेटा इलीगल डेटा एक्सेस हो। सिक्योरिटी को क्या करेगी, भाई सिक्योरिटी हैंडल करेगी, ठीक है। हिंदी में देख सकते हैं कि फ्रंट एंड एक बैक एंड सिस्टम के बीच सेतु का कार्य करता है, जो निम्नलिखित संभालता है, क्या संभालता है, डेटा का मतलब डेटा का एक्सचेंज, ठीक है, और प्रमाणीकरण सुरक्षा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर बात करें, आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज वैलिडेट ए यूजर आइडेंटिटी। जैसे आपकी, जैसे हमारा वो जो क्या करता है, ये हमारी जो भी ऑथेंटिकेशन होती है, ठीक है, जिससे क्या कहता है हमें पहचान होती है। भाई कहते हैं ना, अब आजकल आप देखिए बैंक जाएं, एजुकेशन जाएं, कहीं भी जाएं, आपका सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है, वो क्या है, आधार कार्ड। इसी से क्या होता है, इंसान की ज़्यादातर पहचान की जाती है कहीं पे भी जाएं आप, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है आधार कार्ड। तो वही क्या है, मिडिल वेयर, भाई आधार कार्ड की सिक्योरिटी चेक की जाएगी, आप हो रियल पर्सन हो या नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें मिडिल वेयर में आ जाती हैं। बात करते हैं तीसरा बैकएंड। अब बैकएंड में क्या है, डिपार्टमेंट लेयर बात करते हैं। तो इसमें कंटेंट करता है डेटाबेस, इसमें डेटाबेस होगा। एप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आप सरकार का जितना भी डिपार्टमेंट काम होगा, ठीक है, जैसे आपने आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी तरफ था, लेकिन आपने अप्लाई करने के बाद आपकी उस पर क्या प्रोसेस होगी, वो सरकार का डिपार्टमेंट तय करेगा, बैकएंड में बैठा डिपार्टमेंट करेगा उसको। इसमें यूज किया था किसके लिए, प्रोसेसिंग, आपकी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, ठीक है, और स्टोरिंग रिकॉर्ड्स, आपके डेटा को रिकॉर्ड जो है स्टोर भी किया जाएगा, आपके डेटा को प्रोसेस भी किया जाएगा, वो सारी चीजें की जाएंगी, फिर आपको हो सकता है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा। फ्रंट एंड बैक एंड सिस्टम के बीच सेतु का कार्य करता है, हिंदी आप देख सकते हैं, जो डेटा विनिमय, प्रमाणीकरण और सुरक्षा देता है, ठीक है। देखिए हिंदी इसमें गलत आ गई, ये फ्रंट एंड की है भाई, ये हिंदी इसकी नहीं है जी, ठीक है, ये हिंदी इसकी नहीं है। तो कोई नहीं, आप हिंदी इसकी लिख सकते हैं, ये इसकी हिंदी नहीं है, ठीक है, ये इसकी हिंदी नहीं है। तो ये फ्रंट एंड की हिंदी है भाई, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल तौर पर देखिए एक्सचेंज, ठीक है, ये भी ऑथेंटिकेशन आइडेंटिटी आ गया, ठीक है, ये भी उसी का आ गया, तो इसको भी नहीं लेना आपको, ठीक है। बैकएंड मतलब वही प्रोसेसिंग डेटा आ गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, फोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो प्रोवाइड करता है टेक्निकल फाउंडेशन, क्या टेक्निकल फाउंडेशन, जैसे नेटवर्क, आपका नेटवर्क होगा, डेटा सेंटर हो गया, क्लाउड सर्विसेज हो गए, तो सारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं जी, ठीक है, जो आपको एक स्ट्रक्चर बना के देगा, जिसमें आपके नेटवर्क बिल्ड होगा, डेटा सेंटर होगा, ठीक है, डेटा को कहीं से भी कहीं भी एक्सेस किया जा सके, और क्लाउड सर्विसेज देगा, जैसे आपका आजकल देखते हो क्लाउड सर्विसेज यूज की जाती है डेटा को स्टोर करने के लिए। तकनीक पर आधारित है, ठीक है, जिसमें नेटवर्क, डेटा के और ये क्लाउड सेवा आ जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, इतना क्लियर हो गया भाई, इतना क्लियर हो चुका। अब बात कर लेते हैं मॉडल्स क्या होते हैं, आर्किटेक्चर कंप्लीट, अब मॉडल्स देख लेते हैं, मॉडल्स क्या है। तो मॉडल्स की अगर बात करें तो ई गवर्नेंस मॉडल्स डिस्क्राइब करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इंटरचेंज सॉरी इंटर एक्शन, ठीक है, इंटरएक्शन बिटवीन गवर्नमेंट और सिटीजन्स, मतलब गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, या हो सकता है बिजनेस एम्प्लॉय या फिर अदर गवर्नमेंट के बीच में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली इंटरएक्शन। इंटरएक्शन का मतलब होता है कि बीच में देखिए जो सरकार है या कोई सिटीजन है, तो उनके बीच में क्या एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, क्या वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे उनके बीच में रिलेशंस हैं, उसको डिस्क्राइब करता है क्या, मॉडल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपने देख रहे हैं नीचे ये लिखे हुए हैं, यहाँ कुछ 4 मॉडल लिखे हुए हैं, और ये शायद आपने पहले भी इनको शायद कभी सुना हो या पढ़ा हो, कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू बिजनेस, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो ये क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं, जो क्या करते हैं आपस में, क्या करते हैं अपने, देखिए सरकार के और सिटीजन के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या एक्शन होगा, उसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो वही चीज लिखी है यहाँ पर, कि जो मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिकली, ये आपको ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऑनलाइन की बात हो रही है यहाँ पर, ऑफलाइन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकली इंटरएक्शन, कैसे आपस में बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे बिटवीन गवर्नमेंट, बिजनेस, ठीक है, जो सिटीजन है और बिजनेस है और एम्प्लॉइज, ठीक है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेट कराने के लिए, इंटरएक्शन कराने के लिए क्या है, इसका इस्तेमाल किया था मॉडल्स का। ई गवर्नेंस मॉडल सरकार और नागरिक व्यवसाय कर्मचारियों तथा अन्य सरकारी विभागों के बीच इलेक्ट्रॉनिक अंतक्रिया का वर्णन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे यहाँ पर मॉडल्स दिए गए, ये एग्जाम में आता है, तो आप इन 4 मॉडल्स को समझा सकते हैं, ठीक है, तो अच्छे से, और इसमें कुछ नहीं है, अभी आप इसकी
डेफिनेशन दिखाऊंगा मैं आपको। तो G2C, इसको कहें G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। दूसरा होगा G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तीसरा होगा गवर्नमेंट टू बिजनेस। और चौथा होगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, अब चलिए इनको एक बार समझ लेते हैं, समझा देता हूँ। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर आपका आता है तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे मान चलिए क्या मेरे ई गवर्नमेंट है, क्या ई गवर्नमेंट। तो देखिए ई गवर्नमेंट है, अब ये क्या है, सिटीजन है भाई, ये मेरा पहला सिटीजन है। ठीक है, ये मेरा पहला सिटीजन हो गया। तो सिटीजन के बीच में और इसके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पर, G2C। ठीक है, गवर्नमेंट हो गया एक साथ में, सिटीजन हो गया। तो सरकार अगर सिटीजन को डायरेक्ट अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो रिलेशन क्या जाता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। या मान चलिए किसी एम्प्लॉय को, ठीक है, जैसे दूसरा हो जाएगा एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, एम्प्लॉय का मतलब क्या है भाई, देखिए ये इसमें सरकारी एम्प्लॉय हो सकते हैं आपके और प्राइवेट भी हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर सरकार है तो अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, क्या करेगी, सुविधा देगी। तो देखिए प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय अलग होते हैं, सरकार के एम्प्लॉय अलग है अपने। ठीक है, तो सरकार अगर अपने एम्प्लॉय को अगर कोई सेवा देती है, कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, आजकल आप जैसे जैसे अभी सरकार में देखें 8वां वेतन लगने वाला, तो सबकी क्या है, सैलरी बढ़ने वाली है वो। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनके बीच में कोरिलेशन होगा। उसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है, एक से स्टेट की गवर्नमेंट दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट के साथ क्या करे, कम्युनिकेट करे। ठीक है, या हो सकता है एक देश की दूसरे देश के साथ करे। तो कोई भी अगर आपस में लेन देन करती है, डेटा का एक्सचेंज करती है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है वो। ठीक है, बिजनेस, देखिए गवर्नमेंट टू बिजनेस का मतलब क्या हो गया, अब देखिए सरकार होती है तो सरकार जो काम करती है, तो एक जैसे आप अपने यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन है, भाई सरकार और बिजनेसमैन के बीच में जो रिलेशन है, जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है, उसे कहते हैं G2P। मान चलिए जैसे आज के लिए हम बात करें तो भारत में बहुत सारे, जैसे आप देखते हो टाटा कंपनी है, तो क्या है, बिजनेसमैन है ये। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है, लेकिन ये बिजनेसमैन सरकार से कम्युनिकेट करते हैं या सरकार से कोई टेंडर लेते हैं, या मान चलिए सरकार से कोई भी कैसा भी रिलेशन होता है या कोई भी इंटरेक्शन होता है, तो इनके बीच में जो रिलेशन क्रिएट होता है वो कहता है G2P बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, G2P। ठीक है, और देखिए ये क्या है, अब देखिए इसकी अगर बात करें, सिटीजन इंडिविजुअल है ये। ठीक है, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट क्या है, इंटरनल है ये। ठीक है, क्योंकि देखिए एम्प्लॉय जो सरकार का है और गवर्नमेंट क्या है, वो सरकार की है, इंटरनल हो गया। और इसको क्या कहेंगे, अब देखिए बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल, बिजनेस रिश्ता होता है ये। ठीक है, सिटीजन और बिजनेस ये एक्सटर्नल है भाई। ठीक है, तो इस डायग्राम को बना सकते हो। ठीक है, बड़ा ही सिंपल डायग्राम है। और चलिए मैं आपको एक एक करके सबको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। गवर्नमेंट टू अगर सिटीजन, देखिए इसमें एक एक लाइन देख लें आप, कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ऑनलाइन सर्विस डायरेक्ट सिटीजन। अगर कोई भी सरकार है, अगर डायरेक्ट कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किसको, इसको दे रही है सिटीजन को। ठीक है, होता है ना, बहुत सारी सर्विसेज होती है जो डायरेक्ट सिटीजन को अप्लाई होती है। तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन, जहां पर सरकार डायरेक्ट अपने सिटीजन से बात कर रही है, बीच में कोई मिडिल वेयर नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं मैं, जैसे ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन पासपोर्ट कर सकते हो। हर इंसान क्या कर सकता है, पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन। तो क्या बीच में कोई है, कोई नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, सरकार से कम्युनिकेट कर रहे हो। या इनकम टैक्स हो गया, आप टैक्स भर रहे हो, जब टैक्स भर रहे हो तो आप डायरेक्ट सरकार से क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये क्या होगा, G2C हो गया। आप कस्टमर हो, आप क्या हो, सरकार है। या ऑनलाइन बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट, मतलब कोई भी सर्टिफिकेशन हो गया, या कोई भी रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब कैसा भी, या कोई भी अगर डॉक्यूमेंट हो गया, वो डायरेक्ट अप्लाई करते हो, तो वो सरकार और आपके बीच में है। ठीक है, उसके बाद क्या है, राशन कार्ड, देखिए राशन कार्ड होता है, और या वोटर ID हो गया, आधार कार्ड हो गया, इन सबके अगर डायरेक्ट क्या होते हैं, अप्लाई एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, बीच में कोई काम तो करता नहीं, तो ये रिलेशन क्या बन जाता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। नेक्स्ट की बात करें, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय क्या है, कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ऑनलाइन सर्विसेज टू इट्स एम्प्लॉय। देखिए अपनी एम्प्लॉय की बात हो रही है। ठीक है, सरकार के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो सरकार उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं क्या करती है, प्रोवाइड करती है, सैलरी भी समय समय पर इंक्रीज करती है। तो ये सारी चीजें क्या है, तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसके, अपने एम्प्लॉय। ठीक है, और हो सकता है प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए भी कुछ ना कुछ कानून बनाती है। देखते हैं ना, सरकार जो है कुछ कानून ऐसे ही बनाती है जो प्राइवेट कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है तो नागरिक ही, देश के नागरिक है, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ कानून बनाती है। ठीक है, कुछ लॉ बनाती है, लेबर लॉ बनाती है। तो ये क्या है, सरकार अपने कर्मचारियों को ऑनलाइन सेवा प्रदान कर रही है। ठीक है, जैसे में हो गया, देखिए ऑनलाइन सैलरी हो गया, पे स्लिप हो गया। ठीक है, या फिर मान लीजिए लीव मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, या पेंशन पोर्टल हो गया। देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है, गवर्नमेंट के अपने एम्प्लॉय की बात की जा रही है। ठीक है, जिसमें अपने एम्प्लॉय है तो उसको सैलरी देना, पे स्लिप देना, लीव मैनेजमेंट देना। ठीक है, पेंशन पोर्टल, पेंशन प्रोवाइड करना, या एम्प्लॉय सर्विस रिकॉर्ड मैनेजमेंट रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, तीसरा क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस वही आएगा, इलेक्ट्रॉनिकली इंटरेक्शन
बिटवीन गवर्नमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब एक कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने कहा अभी जैसे मान चलिए आपको टाटा है, बिरला है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो क्या करते हैं सरकार के साथ कोई भी कम्युनिकेट करते हैं, टेंडर उठा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं उनके बीच में, तो उनके बीच अगर कोई भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो इस रिलेशन में क्या क्या कहेंगे, गवर्नमेंट टू बिजनेस कहेंगे। जिसमें देखिए एग्जाम्पल देखिए जीएसटी फिलिंग पोर्टल, तो जीएसटी कौन भरता है, बिजनेसमैन भरते हैं भाई, बिजनेसमैन ही तो क्या करेंगे जीएसटी भरेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए नागरिक भी भरते हैं, ठीक है, सिटीजन भी भरते हैं, लेकिन वो वस्तु पर देते हैं तो वो अलग से फॉर्म नहीं भरते भाई। एक सिटीजन है वो अलग से फॉर्म नहीं भरता, वो ऊपर वस्तु में इंक्लूड होकर आती है जीएसटी। लेकिन अगर बात करें अगर बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन क्या करता है अलग से जीएसटी देता है पोर्टल पर जाकर, देखो उसका अलग से जीएसटी नंबर होता है। ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन, अगर आप मान चलिए ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं बिजनेस है, ठीक है। ई टेंडरिंग होती है भाई, आजकल देखते हैं ई टेंडरिंग है, ऑनलाइन होते हैं। लाइसेंस हो गया, परमिट हो गया, आप कोई कंपनी खोलना है, लाइसेंस लेना है, परमिट लेना है, तो अगर बिजनेसमैन डायरेक्ट बात करता है कम्युनिकेट से, तो ये बिजनेस टू क्या हो गया, गवर्नमेंट टू बिजनेस हो गया, क्लियर। अब बात करें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे अब सीधा सा भाई डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है, क्या होता है डेटा की शेयरिंग होती है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आ जाता है, ठीक है। तो मतलब देखिए एक डेटा, अब देखिए गवर्नमेंट है, या तो हो सकता है अपने, देखिए सरकार जो होती है अपने जो डेटा है उसको आपस में शेयर करती है, या हो सकता है किसी दूसरी सरकार से भी शेयर कर सकती है, ठीक है, अदर सरकार से भी कर सकती है। और अपनी सरकार का जो डेटा होता है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं क्या होते हैं आपस में डेटा को शेयर करते हैं, जैसे मान जितनी बैंक है आपकी, ठीक है, सरकारी बैंक है सब, क्या आपका देखिए कहीं पे भी देखिए आजकल आप देखते हो कि आपका किसी बैंक में अकाउंट हो, आप किसी बैंक से पैसे ले लेते हो, कैसे ले लेते हो, क्योंकि सभी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और कौन कनेक्ट करता है, आरबीआई। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या है, ये सारी चीजें कनेक्टेड रहती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए कि ई ऑफिस सिस्टम, ठीक है, डिजिटल फाइल मूवमेंट बिटवीन मिनिस्ट्री, ठीक है, जो मिनिस्ट्री होती है जो ऑफिस होती है, तो उसमें जो डिजिटल फाइल कहते हैं ना, तो ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या है, ये एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस पे क्या होता है ट्रांसफर होता है। पुलिस एंड रिकॉर्ड, ठीक है, पुलिस और कोर्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है बिल्कुल। और ट्रेजरी एंड ऑडिट मैनेजमेंट, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार के अपने काम होते हैं, तो सरकारी सरकार वेरी करते हैं। चलिए हो गया, ठीक है, मॉडल्स हो गया। अब बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीटी, ठीक है, सॉरी पीपी, 3P भी बोलते हैं इसको। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होते हैं वो देखते हैं, चलिए जैसे इसके नाम से पता चल रहा है भाई, ठीक है, अब तीसरे देख लेते हैं इसको। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ई गवर्नेंस रेफर करता है किसको, टू ए कोलैबोरेट मॉडल्स, किसको, कोलैबोरेट मॉडल्स को, वेयर किसके बीच में, गवर्नमेंट मतलब जो पब्लिक सेक्टर है, एंड प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहने मतलब जो हो गया, जो गवर्नमेंट क्या हो गया भाई, गवर्नमेंट हो गया पब्लिक सेक्टर, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार की होती है, सॉरी गवर्नमेंट जो होती है किसकी होती है, पब्लिक की होती है भाई, पब्लिक ही क्या है, सरकार है, ठीक है, तो सरकार किसकी है, पब्लिक की है, तो ये क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया। और जो प्राइवेट सेक्टर क्या बन रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर हो गया। और जो पब्लिक सेक्टर क्या है भाई, आपकी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट और आपके जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में, जैसे मैंने आपको समझाया, गवर्नमेंट टू बिजनेस वाला जो मॉडल था वो इसी में काम करता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक गवर्नमेंट और बिजनेसमैन क्या करते हैं, आपस में कोई ना कोई पार्टनरशिप करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, टेंडर उठा तो प्राइवेट कंपनी टेंडर ले लिया, उसके बाद वो अपना काम करेगी और जो सरकार ने पैसा बोला हो उतना पैसा कमा के देगी, बाकी का जो बचेगा वो प्राइवेट कंपनी रख लेगी, ठीक है। तो जो क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है। प्राइवेट कंपनियां काम करके दे रही हैं और सरकारी कंपनियां क्या है उसको टेंडर दे रही है, सरकार का काम हो रहा अपना, हालांकि जो भी प्रॉफिट होगा वो प्राइवेट कंपनी कोई भी टेंडर लेती है तो प्रॉफिट के लिए लेगी, ऐसा तो है नहीं भाई, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जो कि अपने लॉस के लिए बैठी हो, हर कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए क्या है, बैठी है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, जो कोलैबोरेट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक सरकार हो गया, प्राइवेट प्राइवेट कंपनी जो होती है वो होगी, तो उनके बीच में पार्टनरशिप। टू वर्क, जो वर्क करते हैं, ठीक, एक साथ डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड मैनेज इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नेंस सर्विसेज, ठीक है। देखिए सरकार का ही काम होता है, टेंडर उठते हैं तो भाई सरकार का ही तो काम है वो, ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जा रहा है किसके पास, प्राइवेट के पास, प्राइवेट सेक्टर के पास। तो ये क्या है, ये इसके बीच में जो एक साथ मिलकर काम करेंगे, सर देख प्राइवेट कंपनी काम करेगी लेकिन नजर तो सरकार की रहेगी पूरी भाई, सरकार के रूल्स लगेंगे, रेगुलेशंस लगेंगे, ठीक है, काम बस प्राइवेट कंपनी करेगी। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ई गवर्नेंस एक सहयोगी मॉडल को संदर्भित करता है जहां पर सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी संगठन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सेवाओं को डिजाइन, विकसित
और कार्यान्वित और प्रबंधित करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, या मान चलिए ऐसे मान के चलिए कि सरकार को कोई प्रोजेक्ट बनवाना है, ठीक, ई गवर्नेंस का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो सरकार क्या करती है, सरकार प्राइवेट कंपनियों के पास जाती है, जो IT सेक्टर्स होते हैं उनके पास जाएगी, उनसे कहेगी कि हमारी एक सॉफ्टवेयर है इसको बनाइए, या कोई वेबसाइट है इसको बनाइए। तो सरकार का काम है बना कर रहा है, प्राइवेट कंपनी बना रही है, तो इनके बीच में क्या होगा, जो कोलैबोरेट हुआ क्या हुआ, उसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब आपस में दोनों ने क्या किया, पार्टनरशिप किया। ठीक है, वो उसको पैसे देगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, तो मतलब उसके लिए जितने समय के लिए भी वो डिजाइन करेगा, विकसित करेगा, उसके बाद हो सकता है उसका मैनेजमेंट चलता रहे, उसी कंपनी के पास रहे या किसी कंपनी और के पास रहे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, आई थिंक मुझे क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं आगे, एक पॉइंट और देख लेते हैं। द गोल इज टू यूज प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर का यूज करने का गोल क्या है कि एफिशिएंट एंड टेक्नोलॉजी अलोंग विद गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी टू डिलीवर सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि प्राइवेट कंपनी अगर मान चलिए प्राइवेट सेक्टर काम करता है, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर से जो मेन मोटिव, जो कार्य कराने का जो गोल होता है वो यही होता है कि देखिए आजकल आप देखते हो कि सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो सरकारी एम्प्लॉयज क्या होते हैं, वो थोड़ा सा मतलब अपना काम इतने स्लो मोशन में करते हैं। कहते हैं ना कि सरकारी एम्प्लॉय है, कहते हैं, कहावत है कि सरकारी काम सरस रख के होते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि सरकारी काम धीरे धीरे होते हैं, तो उसमें धीरे धीरे होते हैं, लेकिन वही काम अगर प्राइवेट कंपनी में दे दिया जाए तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है, उसके ऊपर अपनी तेजी से करती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में प्रॉफिट कमाना है, तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है, वो कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देगी, ज्यादा से ज्यादा आपका डेटा आपको करके देगी। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर में फिर आपकी इफिशियंसी और टेक्नोलॉजी अधिक, प्राइवेट कंपनी है तो टेक्नोलॉजी यूज करेगी भाई, बिल्कुल यूज करेगी। ठीक है, वो तो कम समय में सादा काम करेगी, तो वहां पर क्या हो जाती है, वहां पर आपकी, और देखिए एक चीज और है, जैसा आजकल आप देखते हो सड़क जितनी भी बनती है, सपोर्टेड मान लीजिए देखिए बात तो हम ई गवर्नेंस की कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ और प्रोजेक्ट की अगर बात करें, जैसे सड़क हो गया, पुल्स हो गई, तो सरकार क्या करती है, प्राइवेट कंपनी को दे देती है। अब प्राइवेट कंपनी ने क्या किया भाई, पुल को बनाया। ठीक है, अब पुल में अगर कोई भी कमी आती है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, तो सरकार से पब्लिक सवाल नहीं कर सकती, मतलब पब्लिक सरकार से सवाल नहीं कर सकती। चलिए पुल है अगर टूट गया, तो वो जो जिस ठेकेदार ने बनाया था, जिस सरकार ने जिसको दिया था, तो सारा जो कहते हैं इल्जाम करें या कहें या जवाबदेही कहें, तो जवाब कौन देगा, वो देगी कौन, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी बनाया पैसा लेकर, तो सरकार भी यहाँ से क्या हो जाती है, थोड़ी सेफ हो जाती है, और अपना काम भी थोड़ा सा स्पीड से हो जाता है। ठीक है, कहते हैं ना कि प्राइवेट कंपनी तो काम जल्दी से करेगी। तो इसका गोल क्या है, इसका गोल यही है कि प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया जाए और सरकार अपने काम को प्राइवेट कंपनियों के थ्रू कराए, ताकि वो जल्दी हो, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो। ठीक है, और देखिए कम समय में हो जाए। जैसे हिंदी में देखिए यहाँ पर कि इसका लक्ष्य नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए। ठीक है, कोई भी अगर मतलब कोई भी अगर लक्ष्य है तो वो होगा नागरिक से केंद्रित ही। भाई ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है तो नागरिक वो खेती में नहीं बनेगा, प्राइवेट कंपनी बना रही है बेसिक, लेकिन वो ऐसे ही काम करेगी जैसे जरूरी है। भाई जो सरकार, बताइए रूल्स रेगुलेशन सरकार के लग रहे हैं, लेकिन काम कौन है, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी भी जनता को हित में रखकर ही काम करेगी। ठीक है, नीचे दक्षता और उद्योगी के साथ सरकारी अधिकारी और सार्वजनिक जवाबदेही का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पब्लिक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है ना, एक पब्लिक मतलब हो गया सरकार, प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनी, तो दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है ये किसी भी काम को करने का, बिटवीन द पब्लिक एंटिटी होगी एंड प्राइवेट सेक्टर टू मैनेज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो सरकारी प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सरकार, जैसे क्या गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये सरकार का एम्प्लॉय है। ठीक है, और ये प्राइवेट का एम्प्लॉय है, तो दोनों ने क्या किया, आपस में एग्रीमेंट किया, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट है, मान लीजिए पब्लिक है, इसमें कोई बिल्डिंग बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, या कोई पुल बनवाना है, तो ये सारी चीजें क्या है, सारी चीजें कौन बनाएगा, प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी क्या दे दिया, एक तरह से पार्टनरशिप कर ली। ठीक है, तो शेयर्ड रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें दोनों की रिस्क भी आ जाता है, दोनों का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल हो जाती है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया हो भाई। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसे पीपीपी ट्रिपली इंट्रोड्यूस एंड ओवरव्यू, पहला स्टेप हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टेब्लिश। ठीक है, इसका मैं फ्लो बता रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, कैसे काम करती है ये, स्टेब्लिश पीपी फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड पीपी स्क्रीनिंग। ठीक है, अब कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसका आइडेंटिफिकेशन तो होगा, क्या प्रोजेक्ट है। फिर अपियरिंग, ठीक है, सॉरी अप्रेजल, अप्रेजिंग
पीपी प्रोजेक्ट, ठीक है। अप्रेजल का मतलब होता है सरकार क्या देगी, अप्रेजल देगी, परमिशन देगी। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरिंग एंड ड्राफ्टिंग द टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट, क्यों होता है ना, ड्राफ्ट मतलब टेंडर उठते हैं, उसका पूरा सिस्टम बनता है कि प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा, इतनी पैसे में दिया जाएगा, कैसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। टेंडरिंग अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तौर पर टेंडरिंग अवार्ड दे दिया जाता है प्राइवेट कंपनी को। रिसर्च डिलीवरी एंड कंज्यूमिंग सॉरी कमीशनिंग, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेशन एंड हेड वर्क, ये मतलब क्या मतलब मैंने 1 2 3 के हिसाब से मैंने बता दिया कि पहले क्या है, वो पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेब्लिश करेंगे पीपी फ्रेमवर्क, उसके बाद प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे क्या प्रोजेक्ट है, अप्रेजर मिलेगा, उसके बाद स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, उसके बाद उसका टेंडर उठेगा, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट उठेगा, उसके बाद उसका काम होगा, उसके बाद आगे अपना पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। इसको बना सकते हैं बट ना बना कोई दिक्कत भी नहीं है इसकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ फीचर्स ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी, तो इसमें दोनों के फीचर्स की अगर बात करें तो पहला क्या भाई, पहला फीचर है पार्टनर पार्टनर है दोनों, ठीक है। इश्यूज कोई भी पीपीसी कोई भी इशू है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। रिवेन्यू शेयरिंग, दोनों की रिवेन्यू शेयरिंग होगी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है तो भाई ऐसा थोड़ी है वो फ्री में काम करेगी, ठीक है, वो भी तो अपना रिव्यू क्या करेगी, वो भी तो अपनी क्या प्रॉफिट कमाएगी भाई, ठीक है। और सारी चीजें, ठीक है। और ये क्या है, प्रोविजनल एंड कैपिटल सब्सिडी, ठीक है, और सब्सिडी मिलेगी, कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन, ये सारी चीजें क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं वाई पीपी इज यूज्ड इन ई गवर्नेंस, क्यों यूज की जाती है, तो पहला क्या भाई, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट विद इन गवर्नमेंट, सरकार के पास इतने दिए, मोटिव क्या है, अब सरकार ये नहीं है खुशी से दे रही है, सरकार भी अगर प्राइवेट कंपनी को अपना टेंडर देती है तो वो क्यों देती है, उसके पास अपनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है, ठीक है। सरकार भी प्राइवेट कंपनी से काम क्यों कराती है, इसलिए कराती है क्योंकि सरकार के पास अपने खुद की सुविधाएं नहीं है उस काम को करने के लिए, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी को दे देती है। तो इस तरह से सरकार की एक क्या है, कमजोरी भी है भाई, ठीक है, प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार के पास कमियां है किसकी, टेक्निकल एक्सपर्टाइज की, तो इसलिए क्या है, यूज करती है किसका, ट्रिपल पी का, ठीक है, ट्रिपल पी का यूज करती है पहला। दूसरा क्या है कि हाई कॉस्ट ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखिए अपना आईटी मतलब देखिए हमारी कोई सॉफ्टवेयर है, अगर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अगर खुद ही आईटी कंपनी रखेगी सरकार, ठीक है, पैसे रखना चाहिए भाई, रखना चाहिए, लेकिन अगर नहीं रखती है तो भाई अगर रखेगी, भाई एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए रखेगी तो उसके लिए पूरा सेटअप चाहिए, लेकिन वो क्या करती है, पूरा सेटअप बनाने से अच्छा है एक प्राइवेट कंपनी को क्या दे देती है, कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, उसको बना के दे देता है, डिजाइन कर देता है, हो गया काम, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको सरकार को अपना स्ट्रक्चर इसमें हाई कॉस्ट लगने वाला उसको नहीं करती है, मतलब कम पैसे में अपना काम करा लेती है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है इसका, जरूरत है। और नीड फॉर फास्टर, बोल को भाई फास्टर होगा, ये भी है भाई, क्योंकि देखिए वो जैसे मैंने कहा कि अगर प्राइवेट कंपनी के पास अगर कोई काम रहेगा तो प्राइवेट कंपनी कम से कम समय में करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। और मोर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी करेगी प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के पास क्या एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं उसमें कोई कमी कर देगी, काम भी एकदम प्योरली कर देगी। और बेटर स्केलेबिलिटी और इनोवेशन, बिल्कुल सरकार मतलब जो प्राइवेट कंपनी होगी, देखिए इसका जो कारण क्या पीपी का, वही है कि बेटर स्केलेबिलिटी हो और इनोवेशन हो, ठीक है। तो ये आप कारण क्यों, आप हिंदी में देख सकते हैं आप कि सरकार के भीतर तकनीकी विशेषताओं की कमी है, बिल्कुल है, ठीक है। आईटी अब संरचना की उच्च लागत लगती है, ठीक है, तो इसलिए सरकार सोचती है कि चलो खुद खुद करने की जगह किसी कंपनी को दे देते हैं, ठीक है। तेज और अधिक कुशल सेवा वितरण की आवश्यकता होती है, तो इसलिए सरकार क्या करती है, प्राइवेट कंपनी दे देती है, प्राइवेट कंपनी बहुत तेजी से काम करती है, क्योंकि सरकार को पता ही है आपको, सरकार के लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि अरे कोई नहीं, सरकारी काम है धीरे धीरे होगा, ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए बात करते हैं रूल, रूल की बात करते हैं, क्या रूल है भाई इसका पीपीपी का, तो पहला है प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट हो गया भाई, ठीक है, तो ये क्या करेगी, पॉलिसी मेक सारी पॉलिसी बनाएगी सरकारी, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क की सरकार बनाएगी, फंडिंग भी सरकार करेगी, ओनरशिप भी सरकार की ही रहेगी, अगर कोई भी काम है ऐसा जो प्राइवेट कंपनी कर रही है तो वहां पर फंड देगी, पैसा तो कौन देगी, सरकार देगी, सरकार करा रही है, ठीक है। ओनरशिप सरकार की रहेगी सारी सर्विसेज, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी दे दिया तो प्राइवेट कंपनी अपना ओनरशिप में रहेगी, ठीक है। और पॉलिसी मेकर, सारी पॉलिसी सरकार बनाएगी, लीगल फ्रेमवर्क होंगे, इंश्योर करेगी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी भी ऐसा काम कर रही है, लेकिन सारी ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी अकाउंटेबिलिटी सरकार के पास रहेगी। अच्छा प्राइवेट कंपनी के पास क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी अपना यूज करेगी वो जो भी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इसमें सरकार
तो कोई वो नहीं होगा, सारी टेक्नोलॉजी अपनी प्राइवेट कंपनी की होंगी। ऑपरेशन जो होंगे वो सारी चीजें वही करेगी, मेंटेन करेगी आईटी सिस्टम को, ठीक है, सरकार इसका कोई कुछ नहीं। इनोवेशन एंड कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज डिलीवर करेगी कौन, प्राइवेट कंपनी। तो इसके क्या है, इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जैसे हिंदी में लिखे हुए हैं वहाँ पर, हिंदी में देख सकते हो भाई, ठीक है, हिंदी में लिखी हुई सारी चीजें, ठीक है, तो हिंदी में पढ़ सकते हो, ठीक है, सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। तो बात करते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, एग्जाम्पल क्या भाई, तो इसमें पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, ठीक है, आप देखिए जो पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट था, तो ये प्रोजेक्ट सरकार ने खुद नहीं बनाया था, किसने बनाया था, टीसीएस कंपनी ने बनाया था, ठीक है, और टीसीएस कंपनी इसको मैनेज भी करती है इस समय, ठीक है। और MCA 21 जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर था, जो भी प्राइवेट कंपनी क्या करती है इसमें इन्वॉल्व है, प्राइवेट कंपनी इसको क्या करती है, काम करती है इस पर, ठीक है। स्टेट ई गवर्नेंस पोर्टल गवर्नमेंट बाय द प्राइवेट वेंडर, ठीक है, सरकार के जितने भी प्राइवेट जितने सॉरी सरकार के जितने भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है वो मैक्सिमम किसने बनाया, प्राइवेट कंपनी ने। प्राइवेट कंपनियों के साथ एलेबोरेट है, प्राइवेट कंपनियां करती हैं, एज ए पार्टनरशिप काम करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी में लिखा है भाई सारी चीजें। चलिए बात करते हैं, अब देखिए तीसरा टॉपिक आ गया हमारा, नीड फॉर इनोवेशन एंड चेंज मैनेजमेंट इन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में इनोवेशन की क्या आवश्यकता है और चेंज मैनेजमेंट की क्या आवश्यकता है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीड फॉर इनोवेशन इन ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में इनोवेशन की क्या जरूरत है उसको देखते हैं, चलिए। तो पहला क्या भाई, इनोवेशन मीन्स होता है इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज को इंट्रोड्यूस करना, टेक्नोलॉजी को करना और प्रोसेस करना टू इम्प्रूव गवर्नेंस, ठीक है। देखिए इनोवेशन का मतलब ये नवाचार, नवाचार मतलब नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजीज, नई प्रोसेस को इम्प्रूव भी करना, ठीक है। तो आप तो इससे आप इनोवेशन से ही समझते हो अपना, ठीक है, इनोवेशन से आपको क्लियर रहता है, इनोवेशन मीन्स नई चीज़ें बनाना, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है इनोवेशन नवाचार का अर्थ है कि शासन में सुधार लाने के लिए नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को लागू करना, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, जैसे इसमें देखिए क्या, देखिए आवश्यकताएं देख रहे हैं, ये तो मैंने आपको दो लाइन समझा दिया, तो इसकी नीड देख रहे हैं क्या क्या नीड है, ठीक है। तो पहली नीड क्या भाई, पहली नीड है कि इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, सर्विसेज डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए हमें एक इनोवेशन की जरूरत है, जिसमें सिटीजन एक्सपेक्टेड फास्टर, सिमिलर और 24/7 सर्विसेज हो, ठीक है। तो देखिए कोई सर्विस डिलीवरी है तो हम ये कोशिश करते हैं कि एक जनता के लिए जितनी भी सरकारी की सर्विसेज हैं वो फास्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और 24/7 उपलब्ध भी रहनी चाहिए। तो इनोवेशन का वही हो गया, रीडिजाइनिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, रीडिजाइनिंग जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एक जीपीएन जो पढ़ाया था, ठीक है। तो इनोवेशन इनेबल करता है ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप और डिजिटल पेमेंट, ठीक है, डिजिटल पेमेंट कह सकते हो, सरकार का अगर कोई भी ऐसा पेमेंट है, ठीक है, जैसे मान चलिए पासपोर्ट सेवा है तो उसमें कई क्वेश्चन को जो पेमेंट होगा वो तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पर लिखा हुआ नागरिकों के लिए तेज, सरल और 24 सेवाओं की आवश्यकता, ठीक है, सारी चीजें। दूसरा क्या भाई, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल भाई जो भी इसकी भी जरूरत है, ठीक है, इसको भी इनोवेट करने की जरूरत होती है ई गवर्नेंस में, कि डिजिटल सिस्टम रिड्यूस करता है करप्शन और मैनुअल इंटरफेसिंग। और दूसरा क्या है, रियल टाइम ट्रैकिंग, बिल्कुल रियल टाइम ट्रैकिंग, जो भी एप्लीकेशन है उसमें रियल टाइम ट्रैकिंग होनी चाहिए और बिल्ड होनी चाहिए ट्रस्ट। भाई देखिए ट्रस्ट होगा सरकार पर, अगर जनता कोई प्रोजेक्ट बनाया सरकार ने, कोई भी वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, अगर जनता जब तक ट्रस्ट नहीं करेगी तब तक उस पर, देखिए उस ना तो उस प्रोजेक्ट का कोई मतलब है, ठीक है, और ना ही प्रोजेक्ट आगे वर्क कर पाएगा अच्छे से। तो ऐसा हमें ट्रांसपेरेंट बनाना होता है सरकार को, सरकार जब भी काम करती है तो इस तरह से उसको इनोवेट किया जाता है ताकि लोग उस पर ट्रस्ट करें, लोग उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ठीक है। ये तो हो गए। तीसरे की अगर बात करें, तीसरा क्या है, तीसरा आवश्यकता क्या है, कॉस्ट एंड टाइम, ठीक है, कॉस्ट टाइम इफिशियंसी, बिल्कुल ऑटोमेशन रिड्यूस करता है पेपर वर्क, प्रोसेसिंग टाइम और ऑपरेशन कॉस्ट। भाई मुझे चलिए देखिए कॉस्ट और टाइम की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेट होगी, जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी उतना ही आपका टाइम और कॉस्ट का लगेगा, कम लगेगा। नेक्स्ट क्या है भाई, इंक्लूजन गवर्नेंस, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी हेल्प करती है रीच रूरल, जो रूरल एरिया होते हैं, ग्रामीण एरिया और मैनेजल पॉपुलर्स, ठीक है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो अब बात करते हैं आगे भाई, चलते हैं, ठीक है, इतना चलते फिर इसके बाद देखते हैं क्या है। तो देखिए अभी और टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे इसकी और देखिए पांचवा अगर देखें नेक्स्ट, तो हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस चैलेंजेस, ठीक है, जितने भी गवर्नेंस चैलेंजेस होते हैं कॉम्प्लेक्स, उनको हैंडल करने के लिए, ठीक है, तो जैसे बिग डेटा हो गया, एआई हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प हो गया, ठीक है, तो ये बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो इनको हैंडल करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है उनको भी करने के लिए क्या है, इनोवेशन इस्तेमाल किया जाता है। ये तो 5 नीड है ना, काफी है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं भाई, इनोवेशन
ये एग्जांपल्स जैसे बात करें डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जिसमें आपके इंट्रोड्यूस करता है आधार कार्ड, ठीक है। डिजी लॉकर, उमंग, ये सारे ऐप आपने सुने भी होंगे, डिजी लॉकर सुना होगा, उमंग सुना होगा, आधार कार्ड वाले जो एप्स होते हैं ये भी आपने सुने होंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इनोवेशन का ही क्या है, एग्जाम्पल है। क्योंकि इनोवेशन मतलब होता है भाई नवाचार, मतलब कुछ नया क्रिएट करना ताकि लोगों को एक अच्छी सुविधा दी जा सके, क्लियर। जैसे और भी इसमें एम्बेडेड पेपरलेस गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं नीड फॉर चेंज मैनेजमेंट की। चेंज मैनेजमेंट की क्या जरूरत है ई गवर्नेंस में, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है भाई, चेंज मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मतलब कोई भी मैनेजमेंट पहले से बनी हुई है तो उसको चेंज किया जाएगा, लेकिन चेंज क्यों किया जाए, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। जैसे कि चलिए बात करते हैं होता क्या है, समझ लेते हैं, इसकी नीड देखेंगे सारी की सारी भी। तो चेंज मैनेजमेंट रिफर करता है टू मैनेजिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम टू डिजिटल सिस्टम। जैसा आपका ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको डिजिटल सिस्टम में जब कन्वर्ट करते हैं स्मूथली, तो ये चेंज क्या है, यही तो चेंज मैनेजमेंट है। अब देखिए पहले के जो हमारे सारे काम थे, सरकार के जितने काम थे, कैसे होते थे, ट्रेडिशनली तरीके से होते थे, ठीक है, पारंपरिक तरीके मतलब ऑफलाइन होते थे। लेकिन अब क्या है, अब उनको ऑनलाइन किया जा रहा है धीरे धीरे। तो क्या हो रहा है, चेंज ही तो हो रहा है भाई। भाई सारे ऑफलाइन वर्क क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज किए जा रहे हैं। तो यही क्या है, चेंज मैनेजमेंट। और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लगता है कुछ नया चीज और जोड़नी है तो वो भी जुड़े जा रहे हैं, जैसा हिंदी में भी लिखा है भाई, ठीक है, हिंदी पढ़ सकते हैं। अब देखिए कुछ नीड देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। रेजिस्टेंस एम्प्लॉय का मतलब क्या होगा भाई, कि गवर्नमेंट स्टाफ में रजिस्ट न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखिए चेंज मैनेजमेंट का मतलब क्या भाई, रजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है, प्रतिरोध करना। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी क्या होता है, विरोध होता है। देखिए देखिए जब कंप्यूटर आया था, ऐसे शुरू शुरू में जब कंप्यूटर आया था, तो जो लोग मैनुअली काम करते थे उन्होंने क्या बोला कि भाई ये कंप्यूटर, आप देखिए एक कंप्यूटर अकेला ही 10 लोगों का काम करता है, ठीक है, 10 क्या बहुत लोगों का काम करता है, डिपेंड करता है कंप्यूटर का आपने कैसे सेट किया है। तो वहां पर डर था भाई कि कंप्यूटर क्या हो जाएगा भाई, जॉब खा जाएगा, ठीक है। जैसे इस समय डर है अभी कि एआई आ चुका है भाई, एआई से क्या हो रहा है, लोगों की जॉब खत्म हो रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि जॉब खत्म हो रही है, लेकिन जब धीरे धीरे फिर वही चीज जॉब इंक्रीज करती है। जैसे कंप्यूटर जब स्टार्टिंग में आया तो लोगों की जॉब क्या हुई, खत्म हुई धीरे धीरे, लेकिन उसी से क्या हो गया, अब बहुत सारी जॉब क्रिएट हो चुकी है। उसी तरह इस समय एआई है तो उससे भी लगता है। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जैसे इस समय एआई का विरोध करते हैं कुछ लोग, जिससे जिनकी नौकरी खतरे में है। उसी तरह क्या है, जब चेंज मैनेजमेंट जब हुआ तो उसमें क्या हुआ, जब मैनुअली सारी चीजें ऑनलाइन की गई, तो उस समय जो लोग ऑफलाइन वर्क करते थे तो उन्होंने क्या है भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सरकारी एम्प्लॉय है, तो देखिए कहते ना कि अगर किसी का काम खत्म हो जाए तो उसकी जॉब खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज है भाई यहाँ पर। तो कर्मचारी क्या करते हैं, विरोध करते हैं उसमें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो उसके लिए चेंज की जरूरत है। अब देखिए विरोध कर रहे हैं तो विरोध क्यों कहेंगे, जॉब लेस होगा, लैक ऑफ स्किल्स, मान चलिए अब कोई इंसान को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और ऑफिस में आप उसके कंप्यूटर रख दें, तो पहले तो मैनुअली काम कर रहा था, लेकिन अब कंप्यूटर से अगर करेगा तो और उसको नॉलेज भी नहीं है तो वो उस चीज का क्या करना, विरोध करेगा। तो इसी चीज को क्या करना है, चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, हमें उस एम्प्लॉय को ट्रेन करना है, उसको स्किल देनी है, ठीक है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि वो उस चीज का विरोध ना करे। तो नीड आवश्यकता क्या है, पहली आवश्यकता यह है कि चूंकि लोग विरोध कर सकते हैं, तो अगर विरोध कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजी का, तो नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करने से पहले फिर क्या होता है, उसकी सभी लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि नहीं भाई ये सही है, कोई नुकसानदायक नहीं है। ये तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर पहली डूबी है। दूसरा क्या है, स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, बिल्कुल भाई, कि एम्प्लॉय नीड द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की आवश्यकता है टू यूज द न्यू सिस्टम इफिशियंटली। एक नए सिस्टम को इफिशियंटली यूज करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, किसको, एम्प्लॉयज के लिए। अगर एम्प्लॉय आवश्यकता नहीं करेंगे तो वही क्या चेंज है भाई, मैनेजमेंट चेंज होगा। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन चीजें समझाई जाएंगी तो उसमें क्या है, ठीक है। तो नई प्रणालियों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है भाई। तो ये क्या है, ये कुछ आपकी क्या है, आवश्यकताएं, नीड है। प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बिल्कुल, ओल्ड मैनुअल प्रोसेसिंग मस्ट बी रीडिजाइन टू फिट डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिल्कुल भाई ये भी किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता है, इसको भी चेंज किया जा रहा है कि आपकी जितनी मैनुअल प्रोसेसिंग थी उनको सबको रीडिजाइन किया जाए और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जाए। देखिए सारी चीज हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, पुरानी मैनुअल प्रक्रियाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म से अनुरूप पुनः डिजाइन किया जाना, ठीक है। और चौथा क्या है भाई, इंश्योर करना यूजर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, यूजर की एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरी होती है, चाहे वो कोई सिटीजन हो चाहे एम्प्लॉय हो, मस्ट भी ट्रस्ट होना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी को। अगर मान चलिए सिटीजन और एम्प्लॉय नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे तो फिर उस नई टेक्नोलॉजी का भी कोई भी यूज नहीं होता है समाज में, ठीक है, ना ही उसका कोई यूज होता है इन्वायरमेंट में।
तो कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऐसा है, तो वो ट्रस्टेबल होनी चाहिए ताकि लोग उस पर ट्रस्ट करें। तो हम कैसे कराएंगे भाई, पहले पूरा सिस्टम ऐसे कैसे चेंज करेंगे, ऐसे मैनेजमेंट हुआ इस हिसाब से सेटअप करेंगे ताकि लोग उस पर ट्रस्ट करें। जैसे उपयोगकर्ता स्वीकृत सुनिश्चित करता है करना, नागरिकों और कर्मचारियों को नई प्रणाली पर भरोसा करना होगा। ठीक है, मतलब करना होगा, उसे अपनाना भी होगा। जैसे आज के लोग सब एआई को धीरे धीरे अपना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत काम करता है एआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, पांचवा कि सस्टेनेबिलिटी और ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, इनकी हिंदी में लिखी हुई यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं। सस्टेन मतलब ई गवर्नेंस परियोजना की परिस्थिरता, ठीक है, स्थिरता। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब हो गया, स्थिरता का मतलब होता है कोई चीज बनाए रखना। तो विदाउट प्रॉपर चेंजिंग, ठीक है, विदाउट प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट मैनी प्रोजेक्ट फेल आफ्टर लॉन्च। बिल्कुल हो जाते हैं भाई। अब मान चलिए कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा है, उसमें अगर चेंज अगर प्रॉपर नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है लॉन्च के बाद वो फेल भी हो जाए। होते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट भी होते हैं जो कि लॉन्च के बाद फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां पर पूरी पूरी प्लानिंग पहले से सेटअप नहीं होती है। ठीक है, उचित परियोजना प्रबंधन के बिना कई परियोजना लॉन्च के बाद विफल हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर भाई, जैसे आपका आ गया ऑनलाइन इनकम टैक्स फिलिंग सिस्टम, आप देखते हो तो ट्रांजेक्शन फ्रॉम मैनुअल फिलिंग टू ऑनलाइन, अब क्या आ जाएगा, पहले मैनुअल होता था, अब क्या ऑनलाइन आ गया। रिक्वायरमेंट क्या है कि टैक्स ट्रेनिंग ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल मतलब आप देखिए, अब जो टैक्स है, अब मैं कोई भी टैक्स अगर भरेगा तो उसको पहले पता तो होना चाहिए कि कैसे टैक्स भरना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो उसको पूरी तरह ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पहले उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर सिटीजन, भाई देखिए सरकार को अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना चाहिए। मान लीजिए सरकार कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, तो सरकार का जिम्मेदारी बनती है कि सिटीजन को उसके बारे में बताए कि ये प्रोजेक्ट ऐसे है, जैसे काम करता है, वो सारी चीजें अवेयर होनी चाहिए, तो तभी तो जनता काम करेगी उस पर। ठीक है, हेल्प डेस्क एंड ग्रीवेंस, ठीक है, रीड एड्रेस सिस्टम, तो इसमें मतलब वही सारी चीजें आएंगी। होती है कि इसका हिंदी में लिखा है यहाँ पर, ठीक है, हिंदी नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं इतना। ठीक है, बस आपको एग्जाम्पल बताने, इतना ही बताएंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज लिखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे, और लिख पाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, देख लेते हैं कौन से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। तो अगर सक्सेस फैक्टर की बात करें, और क्रिटिकल मतलब होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, होता है ना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो किसी काम के लिए नाजुक होते हैं, जो होने ही चाहिए। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आर दे की एलिमेंट, क्या होते हैं की एलिमेंट बोलते हैं इनको। दे मस्ट बी दे मस्ट बी प्रेजेंट फॉर एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट टू बी सक्सेसफुल, सस्टेनेबल और सिटीजन फ्रेंडली। मतलब ऐसे कंपोनेंट, ऐसे की कंपोनेंट या ऐसे की एलिमेंट जो हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस का एक फैक्टर होता है। फैक्टर क्या मतलब कहते हैं ना, फैक्टर मीन्स होता है एक हिस्सा। तो कोई प्रोजेक्ट सक्सेस तभी होगा तब उसके अंदर बहुत सारे की एलिमेंट्स होंगे, की कंपोनेंट्स होंगे जो उस सक्सेस बनाने के लिए जरूरत होते हैं। ठीक है, मतलब जरूरी होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमारे प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए जरूरी है। तो जो कुछ चीजें जो जरूरी हैं उन्हें कहते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। ठीक है, तो क्या कहते हैं भाई, ऐसे कंपोनेंट, ऐसे एलिमेंट जो हमारे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना रहे हैं, ठीक है, यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं, सस्टेनेबल बना रहे हैं, तो वो जो कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, वही हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते हैं। ठीक है, वही हिस्से होते हैं। जैसे हिंदी में देखें कि महत्वपूर्ण सफलता कारक, ठीक है, वे प्रमुख तत्व हैं जो एक ई गवर्नेंस परियोजना की सफलता, स्थिरता और नागरिक अनुकूलन होने के लिए अनिवार्य रूप से मौजूद होने चाहिए। कहते ना, एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए जो हमारे प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाएंगी। अच्छा, सक्सेस इन ई गवर्नेंस की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि इस पर ब्लेंड ऑफ पॉलिटिकल, ठीक है, देखिए पॉलिटिकल जो होती है, आजकल देखते हो कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो पॉलिटिकल जब तक संगठन होते हैं, राजनीतिक संगठन होते हैं, तो वही क्या कहते हैं ना, कोई बजट होता है, पास होता है तो संसद में पास होगा। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं, तो नेता क्या करते हैं, उसको अप्रूवल करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निकल एलिमेंट्स रादर देन जस्ट टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। ठीक है, मतलब वही चीज है कि हिंदी में देख लें एक बार, ई गवर्नेंस सफलता केवल प्रौद्योगिकी पर ही नहीं है बल्कि राजनीति, असंगठन, ठीक है, संगठन और तकनीक तत्वों के संयोजन पर भी निर्भर करती है। आप ये कहें कि हमारी सक्सेस सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रही है, तो वो ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रही है, उसके साथ भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे पॉलिटिकल हो गया, आजकल आप देखते हो कोई प्रोजेक्ट बनता है तो कोई नेता कहीं टांग अड़ा देता है, या मान चलिए कोई पैसे मांगता है, होते ना कि बहुत से, देखिए काम करने वाले कम होते हैं लेकिन काम को बिगाड़ने वाले बहुत होते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे
उसके लिए जरूरी होती है, सक्सेस के लिए जरूरी होती है ई गवर्नेंस। तो सबका सपोर्ट, रूल रेगुलेशंस भी जरूरी होते हैं भाई, ठीक है। इतना क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं, देखिए जैसे आपसे देखिए सबकी बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। तो ये क्या है, सक्सेस फैक्टर है, ठीक है। क्या है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जो जरूरी होता है किसके लिए भाई, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजों को हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कहते हैं। जैसे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नीड टॉप लेवल कमिटमेंट फॉर मिनिस्ट्री, बिल्कुल भाई, आपकी जो भी प्रोजेक्ट है देखिए सेक्रेटरी एंड सीनियर ऑफिसर्स, ठीक है। तो मतलब जितने भी सारे टॉप लेवल जो कमिटमेंट होते हैं, ठीक है, उन सबको अगर कराया जाए, ठीक है, उन सबको कराया जाए, तो वो उसमें कुछ अधिकारी होते हैं जो कि क्या होते हैं, उनकी जो मान्यता और उनकी परमिशन जरूरी होती है। कहते हैं ना, सरकार जब तक अप्रूवल नहीं करेगी, ठीक है, जब मान चलिए कोई भी काम हो रहा है तो सरकार के रूल्स रेगुलेशन अप्रूवल नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होता। जैसे टेक डिसीजन क्विकली, टेक डिसीजन लेने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए फंड। अब देखिए ई गवर्नेंस अगर कोई प्रोजेक्ट है तो सरकारी फंड प्रोवाइड करेगी। तो फंड जो होता है भाई, तो फंड क्या होता है, वो फंड ऐसे नहीं मिल जाता है। सरकार से फंड लेने के लिए सरकार कुछ रूल्स है, सरकार की अगर सरकार का जो पैसा है उसको यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, तभी जाकर उसके लिए क्या मिलेगा, फंड मिलेगा, ठीक है। जैसे आप देखते हो भाई, जैसे आप देखते हो कि संसद में कोई भी प्रोजेक्ट होता है पहले, ठीक है, कोई भी बजट होता है पास होगा उस प्रोजेक्ट के लिए, तो पूरा क्या प्रोजेक्ट क्या है और उसके लिए कितना बजट होगा, उसके लिए पहले बहस भी होती है। आप देखते हो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें 100 करोड़ 200 करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं, तो वहां पहले बैठक होती है, सभी लोगों के बीच में वोटिंग होती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। हिंदी में देख सकते हैं आप, ई गवर्नेंस परियोजना को सरल बनाने के लिए मंत्री, सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्चतम स्तर के आवश्यकता होती थी, सबकी परमिशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। सारे मंत्री सचिव जितनी होते हैं, डीएम सबकी परमिशन आवश्यकता, तभी आप कोई भी काम करोगे, ठीक है, मतलब सरकार का काम भी होगा तभी भी। दूसरा क्या है, क्लियर विजन, आपका विजन क्लियर होना चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, तो ये भी आपका सक्सेस फैक्टर है। अगर आपकी किसी कार्य को करने की प्लानिंग नहीं है, पूरा विजन तैयार नहीं है, तो फिर वहां पर आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, क्या उद्देश्य है, ठीक है, वेल डिफाइन इसको क्लियर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म रोड मैप होना चाहिए, ठीक है, और विदाउट प्लानिंग प्रोजेक्ट फेल ड्यू टू कंफ्यूज एंड डिले, बिल्कुल डिले भी हो सकता है, कंफ्यूजन भी हो सकता है अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है तो। जैसे जैसे हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पर कि स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए, सुस्पष्ट कार्य क्षेत्र होना चाहिए, दीर्घकालीन रोड मैप होना चाहिए, और बिना परियोजना, ठीक है, बिना योजना के परियोजना भ्रम और विलंबित के कारण विफल हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं भाई। जैसे अगर बात करें, एग्जाम्पल बात करें तो पासपोर्ट सेवा एड क्लियर गोल, भाई पासपोर्ट सेवा जो प्रोजेक्ट है वो क्लियर गोल रखता है, फास्ट है, ट्रांसपेरेंट है, और पासपोर्ट सर्विसेज है। मतलब कोई प्रोजेक्ट बनाए भाई, उसके अंदर सारी चीजें क्लियर है, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डाउट है या मान चलिए कोई प्लानिंग प्रॉपर नहीं है। जैसे मान चलिए अगर पासपोर्ट सेवा कोई अप्लाई करता है तो तुरंत उसके लिए पासपोर्ट के लिए बनाने के लिए पूरी प्रोसेस काम करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा थोड़ी कि आपने आज अप्लाई किया, 10 दिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, 20 दिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए, तक कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आपने आज अप्लाई कर दिया, तुरंत आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और फिर आपकी जो प्रोसेस है बनाने की तो काम चालू हो जाएगा। तो पहले प्लानिंग रहती है पूरी, ठीक है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग रहती है। बात करें नेक्स्ट भाई कि यूजर सेंट्रिक डिजाइन, बिल्कुल आपका जो भी बनाना है यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक है, तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जिसमें आपके सिंपल यूज होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में, और एक्सेसिबल होना चाहिए कॉमन सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका सक्सेस फैक्टर है। उपयोग में सरल होना चाहिए। देखिए कोई प्रोजेक्ट बनना है, ऐसा नहीं बनाना है कि वो यूज ही ना कर पाए अच्छे से, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मान चलिए कोई सर्वर डाउन हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें जैसे IRCTC वेबसाइट ले सकते हैं, ऐप ले सकते हैं, जो कहता है ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग की सुविधा दे रहा है, ठीक है। तो क्या है, यूजर फ्रेंडली है, हर कोई कर सकता है। नेक्स्ट बात करें भाई, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड यूजर्स मस्ट बी ट्रेन, बिल्कुल ट्रेनिंग जरूरत होती है। हमारे चीज कोई प्रोजेक्ट बनाए तो उसके बारे में बताना सरकारी जिम्मेदारी है, उसके बारे में ट्रेनिंग देना जिम्मेदारी है, मतलब यूज न्यू सिस्टम, ठीक है, और हैंडल टेक्नोलॉजी कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो ये कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए भाई, ठीक है, बिल्डिंग और ट्रेनिंग की दोनों, तो नई प्रणाली का उपयोग कर सके, ठीक है, और के साथ आप आत्मविश्वास के से काम करें, मतलब सरकारी कर्मचारियों और उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण किया जाना चाहिए भाई। जब तक अगर आप बताओगे नहीं तो कैसे वो ठीक से उस पर काम करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टाफ, ठीक है, स्टाफ जो होता है उसके लिए यूजिंग ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड, जैसे आप ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड सिस्टम जो था, जो भूमि लेखा जो था, ठीक है,
भूलेख जो प्रोजेक्ट था जिसमें आपका सारा जमीन क्या रहती है, ऑनलाइन रहती है, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम पर रहती है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग की भाई प्रॉपर जरूरत होती है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं होगी, अब देखिए आप भी हैं, आप भी अगर पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, इस कंपनी में अगर आपका अगर जॉब लगती है तो पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, सॉरी नया, पांचवा क्या है, चेंज मैनेजमेंट। बिल्कुल भाई, एम्प्लॉय में रजिस्ट न्यू टेक्नोलॉजी ग्रोथ करता है, ठीक है। और प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट हेल्प करता है किसमें, रिड्यूस फियर और बिल्डिंग एक्सपेक्टेशन। मतलब अगर आपका प्रॉपर चेंज हो रहा है तो वहां पर आपकी जितनी भी जो रिस्क है, जैसे कहते हैं ना लोगों को डर लगता है कि जॉब चली जाएगी चली जाएगी, तो आप उन लोगों को पहले, सरकार क्या करती है, सबसे पहले बताती है कि नहीं भाई आपकी जॉब नहीं जाएगी, ठीक है, आपको इसको सीखिए, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो सारी चीजें आपको मैनेज की जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी जॉब भी बनी रहेगी, और आपकी जो भी नई टेक्नोलॉजी उसकी ट्रेनिंग में मतलब विरोध नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। तो वैसे तो होगा ही भाई, वैसे तो होता है, जैसे आपके आज भी देख रहे हो आप, ठीक है, एआई से आने से हालांकि इस समय जॉब भी जा रही है, ऐसा नहीं कहूँगा जॉब नहीं जा रही है, ठीक है। आईटी कंपनियों ने हायरिंग करना थोड़ा सा कम कर दिया पहले की अपेक्षा। उचित वर्तमान प्रबंधन के लिए मदद करता है बिल्कुल, और डर कम किया जा सकता है और सीखा जाता है, ठीक है। जैसे शिफ्टिंग फ्रॉम द मैनुअल फाइल, अब मैनुअल फाइल से अगर ई ऑफिस फाइल में शिफ्ट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट जो हो रही है तो उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, चेंज की आवश्यकता है। सिक्स क्या है भाई, सिक्स क्या, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। बिल्कुल भाई, आपकी जो भी है जिसमें देखिए लॉ होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए पूरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके कुछ लॉ और पॉलिसी क्लियर नहीं है और हो सकता है आगे चल के प्रॉब्लम आए, ठीक होता है ना कि डेटा की सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डिजिटल ट्रांजेक्शन पूरे सिक्योर होने चाहिए एक तरह से। जैसे अगर बात करें इसके लिए क्या भाई, इसके लिए अगर आपने सुना हो आईटी एक्ट 2000, ये सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक की रिकॉर्ड को और डिजिटल सिग्नेचर को इंडिया में सपोर्ट करता है, किसके लिए, सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें आईटी एक्ट 2000 बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। आपका जो टॉपिक आएगा सिक्योरिटी में, ई सिक्योरिटी पर, इतना क्लियर है। और इसमें आज सिक्योरिटी की बात करें, प्राइवेसी टेस्ट ये भी है भाई, सिटीजन मस्ट ट्रस्ट होना चाहिए इस पर, गवर्नमेंट पर, और दिस रिक्वायरमेंट सिक्योर सिस्टम प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, ठीक है। ये सारी चीजें, जैसे ऑनलाइन इनकम टैक्स है भाई, देखिए ऑनलाइन इनकम टैक्स भर रहा है इंसान, तो पैसे दे रहा है, तो पैसे दे रहा है तो भाई ऑनलाइन पैसे अगर इंसान सरकार को दे रहा है तो पहले उसको ट्रस्ट होना चाहिए कि जो पैसा दे रहा है वो सरकार के पास जाएगा, ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई उसको हड़प ले या उसको कोई नुकसान पहुंचा दे, ठीक है। तो उस चीज़ों से क्या बचने के लिए तो ट्रस्ट होना चाहिए, इनक्रिप्ट होना चाहिए और सिक्योर लॉगिन होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए। मॉनिटर होना चाहिए बिल्कुल भाई, मॉनिटर इवेल्युएट फीडबैक सारी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाई होनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम आती है, सर्विस इंप्रूव होनी चाहिए ओवर टाइम, टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मॉनिटर होनी चाहिए सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इतना हो गया। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर लिख दिए ऐसे भी, ठीक है, जैसे कि कैपेबिलिटी, देखिए यहाँ पर भी कुछ लिख दिए, ठीक है। देखिए जो मैंने समझाया वो भी है और ये भी है, ठीक है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दिए मैंने, कैपेबल, टेक्निकल, पर्सनल, ठीक है, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्लानिंग, ये भी क्या है, ये भी मैनेजमेंट, ठीक है, केपीआई, ये भी आपकी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, बहुत सारे होते हैं भाई, बहुत सारे, ठीक है। एक एक चीज जो भी उसके लिए जरूरत है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत है, कॉस्ट एस्टिमेट की जरूरत है, प्रोसेस एंड सिस्टम की जरूरत है, माइलस्टोन ट्रैकिंग की जरूरत है, चेंज मैनेजमेंट की जरूरत है, ये सारे का ये भी आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो आराम से। चलिए अब बात करते हैं मेजर इश्यूज, कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं, इंक्लूडिंग करप्शन, करप्शन में कौन कौन से मेजर इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले करप्शन क्या होता है भाई, करप्शन देख लेते हैं। तो करप्शन इन ई गवर्नेंस हैपन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफिशियल मिस यूज डिजिटल सिस्टम फॉर पर्सनल बेनिफिट, ठीक है। मान चलिए अगर कोई भी इंसान गवर्नमेंट की कोई भी डिजिटल सिस्टम को अपने मिस यूज के लिए अगर यूज करता है, ठीक है, मिस यूज के लिए मतलब करप्शन के लिए यूज करता है, तो वही करप्शन है। क्या मतलब, सरकार की कोई भी चीज को, कोई भी डिजिटल चीज को कोई इंसान अगर पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है तो वो मिस यूज होता है, या मान चलिए किसी और के लिए मिसयूज कर रहा है तो उसे ही हम करप्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब सरकार की परमिशन के बिना, जैसे मैनिपुलेट कर देना डेटा को भाई, मान चलिए सर किसी भी इंसान ने सरकार की जो डेटा है उसमें कोई मैं चेंजिंग कर दिया, ठीक है, तो ये करप्शन है। या मान चलिए डिमांडिंग ब्राइब और ऑनलाइन सर्विस, ठीक है, तो जो डिमांडिंग जो चीजें हैं उसमें उसने क्या कर दिया, कुछ कमी कर दी या अपन मिस यूज कर लिया, ठीक है। बहुत सारे इलीगल कोई भी काम करता है सरकार के खिलाफ तो वो मिस यूज में आ जाता है, करप्शन में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे इस हिंदी में देख रहे हैं, ई गवर्नेंस में भ्रष्टाचार तब होता है जब सरकारी अधिकारी जो सरकार का जो प्रोजेक्ट यूज करेगा या मान चलिए डिजिटल यूज करे तो सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं वहां पर, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। जब सरकारी अधिकारी जो होते हैं डिजिटल प्रणालियों का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं, जैसे कि डेटा में हेराफेरी करना
ऑनलाइन सेवाओं के लिए रिश्वत मांगना, बिल्कुल भाई रिश्वत मांग सकते हैं, या फिर पहुंच अधिकारी का उपयोग करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल के बाद देख लें कि इन ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड सिस्टम एंड ऑफिशियल में चेंज ओनरशिप डिटेल्स लीगली सॉरी इलीगली डिमांड ए बाय टू अपडेट करेक्शन एंड लैंड। मान चलिए आपकी कोई ऑनलाइन आपकी कोई भी लैंड रिकॉर्ड है, तो अगर सरकारी कर्मचारी अगर कोई भी अधिकारी अगर आपसे, लेकिन ओनरशिप जो होती है वो तभी एक दूसरे पे ट्रांसफर की जाती है, तब पहला ओनर लीगली बताता है। अगर लीगली नहीं बताता है तो वो कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर मान चलिए कोई भी अधिकारी बिना ओनरशिप मतलब बिना ओनर के परमिशन के अगर उसकी लैंड को जमीन को किसी दूसरे के नाम अगर लीगली ट्रांसफर कर देगा तो ये क्या है, करप्शन है। या मान चलिए कोई भी रिश्वत मांगता है लैंड रिकॉर्ड के लिए तो क्या है, करप्शन है भाई। तो ये सारी चीजें क्या है, इनको बचने के लिए क्या है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, और ये देखिए करप्शन, ये सारी चीजें करप्शन है, ठीक है। तो इनमें करप्शन की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल हमारी चलिए ट्रांसपेरेंसी की कमी है तो करप्शन है वो, ट्रांसपेरेंसी अगर कमी रही तो करप्शन है, ठीक है। सिटीजन में नॉट नो हाउ डिसीजन आर मेड, मान चलिए सरकार क्या कर रही है कैसे कर रही है, या जनता को क्या डिसीजन लेना चाहिए, अगर जनता को नहीं पता है जानकारी नहीं है तो क्या करप्शन है ये, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में नॉट भी अपडेटेड, अगर कोई भी सरकार की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अपडेट नहीं होती है तो ये भी क्या है, ये भी एक ट्रांसपेरेंसी है, तो ये भी एक करप्शन के अंदर आ जाता है ये, ठीक है। नागरिकों को यह जानकारी नहीं हो सकती है कि निर्माण कैसे सॉरी डिसीजन कैसे लिया जाए, ठीक है। और सूचना सही तरीके से अपडेट नहीं की गई है हो सकती है, तो ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यही हमारी करप्शन का कारण बनती है। जैसे मान चलिए कि ऑनलाइन सब्सिडी, ठीक है, ऑनलाइन सब्सिडी एप्लीकेशन शो करती है अंडर प्रोसेस, ठीक है। आप देखते हो जैसे आपने गैस की सब्सिडी देखी होगी, ठीक है, तो स्टार्टिंग तो सही थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब वो अंडर प्रोसेस दिखाती है, तो बहुत लोगों का पैसा आता भी नहीं है और बहुत सारे लोगों का पैसा डूब भी जाता है, ठीक है। तो वो चलता है भाई, ये सारी चीजें क्या है, यही करप्शन में आती है, ठीक है। तो देखिए सरकार जो बैठी है वो नहीं करती है, लेकिन जो बीच में जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो इन कामों को करते हैं। हालांकि उसमें कुछ नेता भी का भी हाथ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी छोटा अधिकारी अगर कोई काम करता है तो वो ऊपर से सपोर्ट मिलता है तभी काम करता है वो, ये करप्शन भी तभी होता है। कहते हैं ना सभी लोग आपस में जुड़े होते हैं, सभी लोग खाते हैं, कहते हैं ना, एक आवाज सुनी होगी कि छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग क्या कहते हैं, हिस्सा बांट होता है, सबका हिस्सा होता है, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। तो और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, डिजिटल डिवाइड। बिल्कुल भाई, अगर नॉट ऑल डिसीजन हैव एक्सेस टू द इंटरनेट और कंप्यूटर। अब देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इंटरनेट अगर बात करें अपने भारत में अगर बात करें तो हर सिटीजन के पास इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है। तो अगर इंटरनेट कंप्यूटर्स नहीं है तो वो उसको क्या पता भाई सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ठीक है, क्या प्रोजेक्ट है क्या काम हो रहा है। तो वो भी इस दिन क्या आता है, एक तरह से करप्शन का क्या में आ जाता है, एरिया में आ जाता है। क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि देखिए सरकार मतलब लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो फिर क्या पता भाई सरकार कुछ भी करे भाई, या कोई अधिकारी कुछ भी करे, ठीक है। तो रूरल एरिया हो या पुअर पीपल्स सफरिंग करते हैं मोस्ट, ठीक है, तो ये भी आपका करप्शन का कारण बन जाता है आगे चल के, मतलब इनकी कमियों की वजह से करप्शन होता है, ठीक है। तो ये इंक्लूडिंग कुछ क्या बता रहा है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा भाई, इंक्लूडिंग ये आपके जितने भी क्या है ये, ठीक है, क्या कर रहे हैं इशू, जो मेजर इशूज है जो करप्शन के बनते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल हो गया ये, चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। अब मैं बात करूँ लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। बिल्कुल भाई, मान चलिए किसी को टेक्निकल नॉलेज की जरूरत मतलब नॉलेज नहीं है, तो उसके साथ सरकार मान चलिए वही चीज होगी भाई कि अगर मान चलिए आपको अगर टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, ठीक है, जैसे सिटीजन गवर्नमेंट स्टाफ में नॉट भी ट्रेन प्रॉपरली, अगर ट्रेंड नहीं होते हैं तो वहां पर भी करप्शन की संभावना रहती है, ठीक है, बिल्कुल रहेगी भाई। अब मान चलिए किसी को टेक्निकल नॉलेज जरूरत मतलब जानकारी नहीं है, तो कोई भी आकर अगर हैक कर लिया कोई भी नुकसान पहुंचा तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि एल्डर पीपल, जो पहले के पीपल थे, फाइंड इट डिफिकल्ट टू यूज ऑनलाइन टैक्स, ठीक है, पेंशन पोर्टल। तो पहले थोड़ा सा वरिष्ठ नागरिक थे, वो पेंशन पोर्टल उपयोग करने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब नहीं होती है, क्योंकि अब धीरे धीरे उनको इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि सारी करप्शन को दूर किया जा सके, ठीक है। पांचवा क्या भाई, सिक्योरिटी प्राइवेसी इश्यूज। बिल्कुल भाई, आप देखिए सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज होते हैं तो वो भी करप्शन का कारण बनते हैं, ये भी अगर आपका मेजर इशू रहता है। रिस्क हैकिंग ही रिस्क रहेगा। पर्सनल डेटा में भी मिसयूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका आधार कार्ड लीकेज ऑफ आधार कार्ड या बैंक डिटेल अगर सरकार के पोर्टल से अगर लीक होती है तो फिर कोई उसका यूज करेगा गलत काम के लिए, तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है, मेजर इशू बन सकता है। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, चेंज का विरोध, ठीक है, चेंज का विरोध क्या है, देखिए ये क्या होता है पहले समझते हैं। तो रेजिस्टेंस फॉर
तो रेजिस्टेंट टू चेंज मीनिंग मतलब होता है कि पीपल्स आर अनबिलीविंग या अनफ्रेड टू एक्सेप्ट न्यू सिस्टम और टेक्नोलॉजी। मान चलिए जो लोग होते हैं, जैसे पहले जो मैनुअली काम होता था, अब धीरे धीरे सब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है, तो कुछ लोग क्या होता है उसका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि मान चलिए किसी इंसान को टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो उस इंसान का क्या कर विरोध करेगा? सीधी सी बात है भाई, जैसे मान लीजिए किसी को टेक्नोलॉजी नॉलेज नहीं है, तो उसका उससे कोई काम नहीं है। जब काम नहीं है तो वो कहने मतलब उसका विरोध करेगा। ऐसे ही सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, अगर मान चलिए सरकार कहती है कि सारे काम ऑनलाइन होंगे, अब कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो उसका विरोध करेंगे कि भाई, वो ये नहीं कहेंगे कि मेरे को नॉलेज नहीं है, वो क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत चीज है, ये मतलब इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, कहते ना वही बात जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि कंप्यूटर जब स्टार्टिंग में आया था तो बहुत लोगों की जॉब गई थी, और कंप्यूटर का से उनका डर लग गया, क्योंकि पहले 10 लोग काम कर रहे थे, कंप्यूटर अकेला काम कर रहा था। तो वही चीज़ है, एआई इस समय अकेला काम कर देती है, बहुत सारे काम कर देती है कम समय में। ठीक है, और जबकि वही काम बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, वहाँ पर विरोध आ जाता है। तो परिवर्तन के प्रति विरोध का अर्थ है कि लोग नई प्रणाली, जो तकनीक है, तो स्वीकार करने के लिए ऐच्छिक या भयभीत होते हैं। बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनकी जॉब ना चली जाए, उनको नुकसान ना हो जाए, उनको कोई पूछेगा नहीं वो। ठीक है, वेन गवर्नमेंट ऑफिसर शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल, मान जो पेपर बेस्ड था उससे अगर जो शिफ्ट होते हैं टू डिजिटल पर सिस्टम पर, तो सम पीपल्स में बी अपोजिट। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब देखिए आप आजकल आप देखते हैं सारे काम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। जब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है तो आप देखिए वही चीज़ है, पहले मैनुअल होते थे, तो जो लोग मैनुअल करते थे तो वो तो विरोध करेंगे भाई, वो विरोध करेंगे क्योंकि उनको डिजिटल सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है। हालांकि सरकार क्या करती है, उनको ट्रेनिंग देती है प्रॉपर, लेकिन फिर भी कुछ लोग सीखना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? विरोध करेंगे कि नहीं, हम तो मैनुअली करेंगे, हम ऑनलाइन नहीं करेंगे। तो वो कुछ अपोजिट में हो जाते हैं लोग। तो वही रजिस्टेंस, तो उसके लिए आपको कुछ, तो फिर सरकार क्या करती है? सरकार उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है, कि लोग क्या, देखिए काम तो डिजिटल पर ही होना है, मैनुअल से हटना है। अब लोग कितना ही विरोध करें, कुछ भी विरोध करें, तो हमारा सरकार का मोटिव तो यही है कि सारे काम डिजिटल हो जाए। तो अगर विरोध भी कर रहे हैं तो उस विरोध को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसमें किस हिसाब से चेंज किया जाए कि लोग ज्यादा विरोध ना करें, ज्यादा उसके अपोजिट में ना जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में करेंगे लेकिन उनको धीरे धीरे समझाना है, ट्रेनिंग देनी है, तो वो फिर लोग फिर विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं जैसे रीजन फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज इन गवर्नेंस। तो क्या क्या रीजन है? जैसे सबसे पहले रीजन हो गया लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, वही चीज आएगी भाई, किसी को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कम टेक्नोलॉजी, मतलब कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो एम्प्लॉय क्या करेगा? अगर कोई नहीं जानता है तो हाउ टू यूज कंप्यूटर, कंप्यूटर अगर नहीं जानता है तो क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है, जैसे मान चलिए क्लर्क इन म्यूनसिपल ऑफिस की अगर बात करें, तो ये यूज करते हैं मेंटेनिंग पेपर वर्क, पेपर फाइल, और फील करते हैं अनकंफर्टेबल विद ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो वो ऑनलाइन काम करने, सॉरी ऑफलाइन काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन उन्हीं से अगर कहा जाए ऑनलाइन कीजिए तो फिर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर, तो नॉलेज की होना जरूरी है, तो अगर नॉलेज नहीं है तो फिर विरोध होता है। फियर जॉब, भाई जॉब का खतरा रहता है सभी को, तो सब लोग क्या करते हैं? नहीं टेक्नोलॉजी विरोध करते हैं। पीपल सोचते हैं कि अगर सारा काम ऑटोमेशन पे हो जाएगा तो फिर जॉब क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएंगी। जैसे एआई, इस समय एआई भाई बहुत सारे काम ऑटोमेटिक कर देता है, तो लोगों को लगता है कि भाई अब देखिए अब सारे काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं, तो लोगों की जॉब तो खतरे में है भाई। ठीक है, हम मानते भी हैं थोड़ी बहुत ये रिस्क है, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यही रिस्क हमें आगे चल के बहुत सारी जॉब क्रिएट करता है। ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती है, लेकिन आप उसका कैसे यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है। स्टाफ में भी फियर डेट ऑनलाइन सर्विसेज विल रिड्यूस नीड फॉर मैनुअल डेटा एंट्रीज। बिल्कुल भाई, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए हैबिट ऑफ ओल्ड सिस्टम। अब मान चलिए कुछ लोगों को ओल्ड सिस्टम की हैबिट लगी हुई है, पीपल आर कंफर्टेबल होते हैं किसके साथ? ट्रेडिशनल मेथड्स। क्या? तो ये भी क्या, ये भी विरोध का कारण है भाई, ये भी क्या, ये भी विरोध का कारण है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हम जैसे काम हो रहा था पेपर वर्क वही हो, हम ऑनलाइन ना करना पड़े, तो वो उसके साथ कंफर्टेबल है, तो फिर क्या करते हैं? वो विरोध करेंगे। वही चीज़ है भाई, तो वो भी विरोध का कारण है ये भी। तो सिटीजन प्रेफर करता है विजिट ऑफिस। और कुछ सिटीजन ऐसे होते हैं जो विजिट ऑफिस जाना विजिट करते हैं, मतलब ऑफिस में विजिट करना पसंद करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई ना करके ऑफिस जाना क्या करते हैं? ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है, अब मान चलिए कुछ लोग शुरू से क्या कर रहे हैं, शुरू से ऑफिस जा रहे थे, ठीक है, अब उनको ऑनलाइन के बोल दिया है कि आप घर बैठे करिए, तो उन्हें लगता है कि नहीं, हम तो ऑफिस ही जाएंगे, ऑफिस से आके अपना काम कराएंगे, फेस टू फेस, देखिए कहते हैं ना, फेस टू फेस कम्युनिकेट करेंगे, और थोड़ा सा ट्रस्ट भी रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी पर थोड़ा ट्रस्ट नहीं होता है,
तो वो फेस टू फेस कम्युनिकेट करना थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक थोड़ा सा ग्रोथ का कारण होता है। लैक ऑफ, ठीक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है तो देखिए पुअर इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी इशू है, लैक ऑफ कंप्यूटर्स है, मान लीजिए किसी का कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, तो वो फिर उस चीज़ का विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल विरोध तो करेंगे ना। सरकार कहते हैं ऑनलाइन करना सारा काम, और कोई कहे कि भाई मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो जब उसके पास कंप्यूटर इंटरनेट नहीं है तो वो कैसे काम करेगा, वो क्या करेगा, फिर विरोध करेगा उसका। ठीक है, अब जैसे मान चलिए बहुत सारे रूरल एरिया हैं, ग्रामीण एरिया ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, अच्छी अच्छी सर्विसेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर मे नॉट प्रॉपर, नॉट वर्क प्रॉपरली ड्यू टू स्लो द इंटरनेट। ठीक है, स्लो इंटरनेट की वजह से काम नहीं होता है, तो क्या करेंगे, विरोध करेंगे भाई, ये भी एक कारण है। सिक्योरिटी प्राइवेसी, बिल्कुल देखिए ये भी देखिए ऑनलाइन डेटा रहता है तो उसके चोरी होने की और हैकिंग होने की डर हमेशा रहता है। ठीक है, डर तो है ही भाई, आपका डेटा ऑनलाइन है तो हो सकता है कोई हैकर्स कभी हैक भी कर सकता है, चोरी भी हो सकता है, तो डर तो रहता है। कहते हैं ना कि जो भी सॉफ्टवेयर मतलब जो भी डेटा है वो 100% सिक्योर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कभी भी कोई हैकर्स, देखिए हैकर्स के पास की नॉलेज होती है, ऐसा नहीं है कि हैकर के पास नॉलेज नहीं, हैकर्स पास नॉलेज है भाई। और हैकर क्या है, तो कोई भी अगर मान लीजिए अगर हैकर्स है अच्छी नॉलेज रखा है तो वो उसको ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकता है, प्राइवेसी डेटा भी चुरा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या, पीपल हेजिटेट होते हैं टू सबमिट द आधार कार्ड, ठीक है, ऑनलाइन या पर्सनल डिटेल ऑनलाइन करने में, उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी के हिसाब से कहीं हमारा डेटा चोरी हो जाए तो कोई मिस यूज कर ले। ठीक है, अब जैसे हाउ हाउ ओवरकम इसमें कैसे कम करेंगे भाई इसका, तो सबसे पहला क्या है कि प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर ट्रेनिंग, बिल्कुल देखिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को, तो उससे क्या होगा, कोई देखिए अब देखिए वही चीज़ है, अगर जब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है तो लोग विरोध करते हैं, अगर किसी चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तो लोग उसके बारे में समझेंगे पढ़ेंगे तो फिर उसका विरोध नहीं करेंगे। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है कि क्रिएट अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, बिल्कुल सरकार को क्या है, सरकार को भाई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी कोई नुकसान नहीं है, फायदे हमारे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर कोई विरोध नहीं करेगा। तीसरा क्या है कि इम्प्रूव इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई सरकार को भी गाँव में शहरों में सब में नेटवर्क को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इंटरनेट की इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि लोग, कंप्यूटर्स की सुविधा भी इतनी होनी चाहिए ताकि लोग अपने घर से सारा काम कर पाए। जब सुविधा पूरी होगी तो फिर लोग विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इंश्योर करना डाटा सिक्योरिटी, सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका डेटा एकदम सिक्योर है, कोई भी इसको ब्रीच नहीं करेगा, कोई भी इसको हैक नहीं करेगा, तो फिर लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। प्रोवाइड करना चाहिए टेक्निकल सपोर्ट, बिल्कुल सरकार को भी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, जब सरकार टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी तो फिर लोग फिर विरोध नहीं करेंगे। अगर नहीं करेगी, सरकार कहती है टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, किसी के पास टेक्निकल सपोर्ट ही नहीं है तो कैसे यूज करेगा, तो विरोध ही करेगा वो। ठीक है, तो ये सारे क्या है कारण है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हो हिंदी में। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। बस देखिए साथ में आ गया ई सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ। ठीक है, ई सिक्योरिटी क्या है और साइबर लॉ का देखते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें बात करें हम, और मुझे लगता है ये आखिरी हमारा टॉपिक, ठीक है, आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का। तो ई सिक्योरिटी क्या होती है, ई सिक्योरिटी की बात करें तो ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। ठीक है, क्या होती है ई सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस मीन्स होता है प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट डेटा, प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट डेटा, वेबसाइट एंड ऑनलाइन सर्विसेज फ्रॉम हैकर मिसयूज और साइबर अटैक। ठीक है, सीधा सा ई सिक्योरिटी के नाम से पता चल रहा है भाई कि सरकार का जितना भी डेटा है, सरकार के जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, उनको किसी हैकर से बचाना, यही तो सिक्योरिटी है भाई। ई सिक्योरिटी क्या है, हम ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो हमारे ऑनलाइन डेटाबेस को, ऑनलाइन वेबसाइट को, ऑनलाइन ऐप को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। तो ई सिक्योरिटी का मतलब ही वही है कि हमारी एक ऐसी प्रोसेस, ऐसा प्रोटेक्ट मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ई सुरक्षा का अर्थ क्या है, सरकारी डेटा, वेबसाइट, ऑनलाइन सेवाओं को हैकिंग, दुरुपयोग और साइबर हमलों से बचाना। इसका मतलब क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, ई सिक्योरिटी कहते हैं। क्लियर, अब देखिए कारण आता है यहाँ पर कि वाई ई सिक्योरिटी इज इंपोर्टेंट इन ई गवर्नेंस। हालांकि आपको यहाँ से ही पता चल गया होगा, ठीक है, यहाँ से भी थ्योरी से पता चल गया होगा कि इसका क्यों यूज है भाई, क्या कारण है इसका। ठीक है, मतलब क्यों हमें चाहिए भाई ई गवर्नेंस में ई सुरक्षा क्यों जरूरी है, इसका कारण क्या है। तो पहला क्या भाई, पहला है टू प्रोटेक्ट सिटीजन पर्सनल डेटा, डेटा को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा है प्रिवेंट साइबर अटैक, साइबर अटैक्स को रोकना है, इस पर गवर्नमेंट वेबसाइट पर, ठीक है, कोई हैक ना कर पाए। टू इंश्योर करना सेफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अब देखिए आप तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो आजकल भाई, इस देखिए आज के लिए बात करूँ तो ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ही किया जाता है। लेकिन आप भी अगर कहीं जाते हो, दुकान पर जाते हो तो क्या करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो
लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि भाई कि ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा, एकदम सेफ और सिक्योर है, आराम से ट्रांसफर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेफ सिक्योर है तभी तो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सुरक्षा बहुत जरूरी है, लोगों को पता है कि हाँ भाई मेरा पैसा सिक्योर है, ऑनलाइन करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। टू मेंटेन द ट्रस्ट, बिल्कुल ट्रस्ट का बहुत जरूरी है भाई, डिजिटल गवर्नमेंट, ठीक है, डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज दी और ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। लोग ट्रस्ट करेंगे तभी लोग क्या करेंगे, काम करेंगे वहां पर। जैसे आजकल सब लोग कौन से पैसा भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? सबको पता है कि पैसा एकदम सही जगह पर जाएगा, कहीं पे कोई भी बीच में कोई भी हैकर हैक नहीं करेगा। तो ट्रस्ट है तो भाई सारी चीजें हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस, सुरक्षा क्यों जरूरी है भाई, जैसे मैं लिख दिया मैंने, बैंक की निजी डेटा सरकारी वेबसाइट बचाने के लिए, और यहाँ पर सुरक्षा ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल सरकारी सेवाओं को विश्वास बनाए रखने के लिए, क्लियर। और ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसके? ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो देखिए इसमें ICA ये ट्रेड होता है, ठीक है, इसको देखें। ICA क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा शुड नॉट बी एक्सेस वाई अनऑथराइज पर्सन, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए, कि डेटा को सिर्फ वही एक्सेस करे जो अथॉरिटी है, जो जेन्युइन पर्सन है वही करे, मतलब इलीगल पर्सन उसको एक्सेस ना करे, ठीक है। जिसका डेटा है, जो ऑथराइज पर्सन है उसी को डेटा एक्सेस होना चाहिए, अनऑथराइज पर्सन को डेटा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? इंटीग्रिटी, ठीक है। ICA का मतलब क्या होगा? कॉन्फिडेंशियलिटी। आई का मतलब है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि डेटा शुड नॉट बी अल्टरनेट विदाउट परमिशन। भाई डेटा बदलना नहीं चाहिए विदाउट परमिशन, ऐसा ना हो कि डेटा आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, तो चेंज नहीं होना चाहिए विदाउट परमिशन। जब तक जो ऑनर है डेटा का, उस ऑनर के परमिशन के बिना डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो। तीसरा क्या? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि डेटा शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। जब यूजर को जरूरत हो या सरकार को जरूरत हो तो डेटा हमें तुरंत मिलना चाहिए, तब हमें आवश्यकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है सिक्योरिटी का? ये सिक्योरिटी 3 चीजों का काम करती है। कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब आपके डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखेगी, अनऑथराइज यूजर से बचा के रखेगी। इंटीग्रिटी करेगी उसमें, मतलब आपका डेटा चेंज नहीं होगा, पूरी अथॉरिटी देगी, आपका जो डेटा ऐसा कैसा ही रहेगा। अवेलेबिलिटी होगी, जब आपको चाहिए तब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और हिंदी में लिखा है भाई यहाँ पर CIA के बारे में, गोपनीय, अखंडता और उपलब्धता। और बात करें आगे भाई, एग्जाम्पल अगर बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल ई सिक्योरिटी अगर बात करें तो इसमें देखिए OTP वेरिफिकेशन होता है आपका, क्या है? ई सुरक्षा है भाई, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर होते हैं आपके, फायरवॉल यूज किए जाते हैं, ठीक है, SSL HTTP यूज किया जाता है, डाटा इनक्रप्शन, ये सारे क्या है? ये सारे ई सिक्योरिटी के एग्जाम्पल हैं। जैसे आप देखते हैं ना OTP वेरिफिकेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? ई सुरक्षा दी जा रही है। अगर आपको OTP वेरिफिकेशन हो रहा है, अगर OTP जो सरकार ने भेजा, ठीक है, यहाँ पे भी आपको वेरिफिकेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, तो अगर OTP आप सही डालेंगे तो आपको वेरीफाई होगा, ठीक है, तो आप जेन्युइन पर्सन हो। अगर नहीं हो तो फिर आपको फिर हटा दिया जाएगा वहां से, मतलब वही चीज है कि अनऑथराइज एक्सेस को हटा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन सेवा डिजिटल और सारी चीजें, क्लियर। चलिए, और रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेन यू लॉग इन योर नेट बैंकिंग, देखिए नेट बैंकिंग होती है, इस पर लॉग इन करते हो तो कैसे करते हो भाई? यू एंटर द पासवर्ड और OTP पासवर्ड करोगे, डाटा इज इनक्रिप्टेड होगा, वेबसाइट यूज करेगी HTTPS का, ठीक है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। और इन दिस सिक्योरिटी इज एक्शन, तो सारी चीजें ये सारी एक्शन है किसके? सिक्योरिटी के, ठीक है। जैसे वास्तविक उदाहरण रही है, जब आप किसी देखिए कोई भी है, अगर आपका कोई नेट बैंकिंग ऐप है, मान चलिए आप गूगल पे चला रहे हैं, पेटीएम चला रहे हैं, तो उसमें भी तो होता है भाई, उस पर भी आप जब लॉगिन करते हैं तो आपको पहले सारी चीजें देनी पड़ती है, मोबाइल नंबर होगा, OTP वेरिफिकेशन होगा, पासवर्ड लिया जाएगा, सारी चीजें ली जाती है वहाँ पर, ठीक है। और जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो पिन नंबर भी लिया जाता है। साइबर लॉ, ठीक है, अब बात करते हैं साइबर लॉ पर, ठीक है, इस सिचुएशन में साइबर लॉ देखते हैं। साइबर लॉ की अगर बात करें तो साइबर लॉ क्या होता है भाई? लॉ मीन्स होता है कानून, जैसे आप देखते हैं ना, जैसे आपके, अब देखिए अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी हमारा जो संविधान है उसमें जितने भी कानून बने हुए हैं वो किस लिए बने हुए हैं? ताकि लोग कोई भी किसी से कोई भी इलीगल तरीके से किसी के साथ कोई व्यवहार ना करे, ना ही कोई किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, ठीक है। अगर मान चलिए कानून ना हो तो फिर तो कोई भी लोग, कोई भी इंसान किसी को कहीं पे भी मारेगा पीटेगा या कोई भी किसी को लूट लेगा, ठीक है। लेकिन नहीं करता, क्यों नहीं करता? कानून की वजह से। जैसे सबको पता है भाई, अगर किसी को कोई गाली देगा या किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है, तुरंत क्या करेगी? पुलिस पकड़ेगी और तुरंत उसको सजा हो जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या है? ये भाई ये क्या होते हैं? लॉ होते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये आपके लॉ हैं जो क्या करते हैं? आपकी सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह साइबर लॉ होते हैं जो कि आपके ऑनलाइन जितना भी डेटा है उसको सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। तो अगर बात करें साइबर लॉ आर द लीगल रूल्स, क्या है? रूल्स है, कैसे? लीगल रूल्स है डेट कंट्रोल करते हैं ऑनलाइन, आप जितना भी ऑनलाइन एक्टिविटीज होती हैं
भाई जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनको कंट्रोल करने वाले कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो क्या है एंड पनिश करते हैं साइबर क्राइम को इन डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। जैसे हिंदी में देखने एक बार, साइबर कानून वे कानून नियम है जो ऑनलाइन गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं और डिजिटल सरकारी प्रणालियों में साइबर अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं। और कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स बने हुए हैं। जैसे अगर मान देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ रूल्स बताऊंगा इंपोर्टेंट, ठीक है, जिन्हें आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। तो कुछ कानून बने हुए हैं जिसके तहत क्या है, अगर आप कोई भी गलत एक्टिविटी करते हो, किसी का हैक करते हो, तो तुरंत आपको अकॉर्डिंग टू मतलब अकॉर्डिंग टू आपने कितना लॉस किया है या आपने कितना हानि पहुंचाई, उसके अकॉर्डिंग पर आपको सजा भी हो सकती है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ लॉ दिखाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज लिखी होंगी कि सेक्शन क्या है, ठीक है, जैसे आपके वैसे सेक्शन होते हैं ये उसी तरह। और दे प्रोटेक्ट करते हैं भाई, साइबर लॉ क्या करता है, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, डेटा को, सिटीजन इंफॉर्मेशन को, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें। अब चलिए हम देखिए कुछ लॉ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा नीट देख लेते हैं, नीट क्या है, जैसे आपको टाइम चल गया भाई, नीट क्या है, ये टू पनिश हैकर, हैकर को पनिश करने के लिए। भाई हैकर कोई हैक कर रहा है किसी का डेटा, तो उसको कैसे पनिश किया जाए, कैसे दंड दिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें सारे लॉ लिखे हुए हैं, कौन कितना हैक कर रहा है, कैसे डेटा को ठप कर रहा है, जैसे टू प्रिवेंट डेटा ठप, ठीक है, डेटा की चोरी कैसे रुकेगी। भाई देखिए कोई भी चोर होता है अगर चोरी करता है, तो अगर उसे पता होगा कि अगर चोरी करने का इंजाम क्या होगा, तभी वो कंट्रोल में रहेगा, ठीक है, वरना उसको अगर ये ना पता हो कि चोरी करने के बाद क्या होगा, उसको देखिए आप ही मान लो आपसे कहा जाए कि चोरी करिए, चोरी करने के बाद आपको कोई भी सजा नहीं मिलेगी, तो आप बेखौफ कहीं पे भी जाके चोरी करोगे, कुछ भी करोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि चोरी करने पर सजा हो सकती है, तो फिर आप क्या वहां रुक जाओगे, फिर आप चोरी करने से पहले 10 बार सोचोगे कहीं हमें सजा ना हो जाए, ठीक है। तो वही चीज है, ऑनलाइन डेटा अगर कोई चुराता है तो उसको लिए सारे लॉ हैं, सारे कानून है, तो उसको रोकने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, साइबर लॉ यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई डेटा ऑनलाइन चोरी ना कर ले। कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन फ्रॉड जितनी हो रहे हैं, ठीक है, अगर ऑनलाइन फ्रॉड कंट्रोल कैसे हो रहे हैं, साइबर लॉ बने हुए हैं। अभी कोई भी अगर कैसा भी ऑनलाइन फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया, तो भाई तुरंत उसको सजा हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, ठीक है, डर है तभी तो क्या है, सिक्योरिटी है। टू मेक द डिजिटल डॉक्यूमेंट लीगली, बिल्कुल भाई डिजिटल क्या लीगल बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए ई गवर्नेंस साइबर कानून आवश्यकता क्या है, हैकर्स को सजा दिलाने के लिए, डेटा चोरी रोकने के लिए, ऑनलाइन धोखाधड़ी नियंत्रण पाने के लिए, और डिजिटल दस्तावेजों को कानून के ऊपर मान्यता प्रदान करने के लिए, ठीक है। अब इंपोर्टेंट लॉ की बात कर लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट साइबर लॉ इन इंडिया। तो इसमें बात करें तो इंडिया है द साइबर लॉ रखती है, बहुत सारे डील्स करती है जो ऑनलाइन क्रिमिनल्स के साथ, डिजिटल ट्रांजेक्शन के साथ और डेटा सिक्योरिटी के साथ, ठीक है, प्रोटेक्शन के साथ। लेकिन अगर मैं सबसे जो मेन की अगर बात करूँ तो वो है आपका IT एक्ट 2000, ठीक है, जैसे मैंने कहा था आपको समझाऊंगा। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट तो 2000, ठीक है, 2000 क्या कहते हैं इसको, चूंकि 2000 में लॉन्च किया गया था। इन द मेन साइबर लॉ अगर बात करें, हमारे जो साइबर लॉ है उसका जो सबसे मेन जो लॉ है, ठीक है, साइबर लॉ जो नियम है वो है IT एक्ट। और ये बिकम इनटू, ठीक है, कब आया था, देखिए 17 अक्टूबर 2000 में आया था, सरकार ने बनाया था, क्योंकि 2000 के देखिए जब 2000 थी उस समय नेट का यूज होना थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था, तो उस समय जितने भी फ्रॉड हो रहे थे, जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे थे, उसको देखते हुए सरकार ने कुछ कानून बनाए थे, जो IT एक्ट 2000 बना था, तो इसका नाम भी IT एक्ट 2000 रख दिया। तो इसमें क्या है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए हैं जो कि ऑनलाइन फ्रॉड को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे इसके अंदर साइबर लॉ है, ठीक है। तो ये यही क्या है, ये सबसे मेन साइबर लॉ माना जाता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कानून है जो कि देखिए, चलिए बात करते हैं आधे कानून, ठीक है, इतना क्लियर होगा। IT एक्ट कब आया था, 17 अक्टूबर 2000 में। अब देखिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप IT एक्ट 2000 के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि ये सबसे मेन साइबर लॉ है, ठीक है। इसमें पहला सेक्शन की बात करें भाई, सेक्शन 43, डैमेज टू कंप्यूटर। अगर मान चलिए आप किसी भी कंप्यूटर को डैमेज करते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे कि एक्सेस कंप्यूटर विदाउट परमिशन, आपने किसी कंप्यूटर विदाउट परमिशन एक्सेस कर लिया, ठीक है, डाउनलोड कर लिया डाटा इलीगली, ठीक है, या स्प्रेड कर दिया वायरस, ठीक है, या वायरस भेज दिया, तो ये क्या है, ये सेक्शन 43 के अंदर क्या है, ये एक क्या है, आपको सजा दी जाएगी, जिसमें वी मस्ट पे कंपेंसेशन, ठीक है, हो सकता है आपको वहां पर कुछ पैसा देना पड़ जाए, जुर्माना देना पड़ जाए, ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना डैमेज किया है, कितना आपने लॉस किया है, कितना डेटा को आपने इलीगली डाउनलोड किया या कुछ भी किया है, वो डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा क्राइम किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है। तो सेक्शन 43 आपको ध्यान रखना है किसके लिए होता है, डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंदर क्या आता है, कंप्यूटर विदाउट परमिशन एक्सेस करना, डाटा इलीगली डाउनलोड करना, ठीक है, और वायरस भेजना किसी कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करना, पहला लो हो गया।
दूसरे लॉ की बात करें जैसे सेक्शन 66, ठीक है। देखिए कुछ इंपोर्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं सारे के सारे। मैं यहाँ कुछ इंपोर्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में भी लिख सकते हो, ठीक है, 3-4 लिख देंगे काफी होता है एग्जाम में। तो 66 क्या कहता है, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, ठीक है, जैसे हैकिंग जो आ जाती है, इसमें क्या जाता है, अनऑथराइज एक्सेस आ जाता है, डेटा थेफ्ट आ जाता है, चोरी और सिस्टम डैमेज आ जाता है। तो इसमें पनिशमेंट हो सकती है अप टू 3 साल तक। मतलब जो हैकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें 66 के तहत क्या है, आप अगर किसी के कंप्यूटर को अनऑथराइज एक्सेस करते हो, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है सभी का, ठीक है। तो ये सेक्शन है, यहाँ पे 66D सेक्शन है ये, ठीक है, इसमें क्रिएट द पर्सनल, ठीक है, कुछ चीटिंग करते हैं आप, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, तो उसमें भी ऑनलाइन स्कैम हो गया, फेक वेबसाइट हो गया, फिशिंग हो गया, तो इसके लिए भी क्या है, बहुत सारे आपके सजाएं भाई, ठीक है। और देखिए ज्यादा नहीं लिखा, कम कम लिखा है, जिससे आप एग्जाम में लिख पाए, ठीक है, उतना ही लिखा है जितना आप एग्जाम में लिख पाए, ठीक है। तो ये हो गया, और भी लो है आपके, देखिए सेक्शन 66F साइबर टेररिज्म, ठीक है, जिसमें अटैकिंग गवर्नमेंट वेबसाइट, तो सरकार का कोई भी है, डिफेंस सिस्टम हो गया, उस पर कोई भी अटैक करता है तो उसके लिए भी क्या है, सजा है भाई, ठीक है। देखिए लाइफ टाइम हो सकता है भाई, लाइफ टाइम सजा हो सकती है, लाइफ टाइम कारावास हो सकता है। देखिए सरकार की अगर कोई भी वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को आप हैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या नेशनल सिक्योरिटी को आप थ्रेट करते हैं कोई भी, तो वहां पर आपका देखिए ये है ना, 66F क्या है, साइबर टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है, आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद का मतलब हो गया आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ जाने पर आपको उम्र कैद भी हो सकती है वहां पर, ठीक है, उम्र कैद भी हो सकती है भाई। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये लॉ हो चुका है आपका, ठीक है जी, हो चुका भाई, इतना आपका सिलेबस हो चुका है। तो आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक है, और यूनिट 2 आपके पहले ही हम करा चुके हैं। तो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को, देखिए वीडियोस को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है। और फिर मिलेंगे अपना जो यूनिट 5 है, उसको भी बहुत जल्द लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।